समुद्र की सबसे गहरी जगह, ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, मैरियाना ट्रेंच। साइंटिस्ट को वहां भी प्लास्टिक मिला है। क्रेजी है ना? सीरियसली वाओ। मतलब हम जो कचरा फेंकते हैं वो हमसे भी पहले ऐसी जगहों पर पहुंच रहा है। एग्जैक्टली और ये सिर्फ समुद्र की बात नहीं है। हमारे रिवर्स, लेक्स और यहाँ तक कि जमीन के नीचे का पानी भी इसकी चपेट में है। बिल्कुल। तो आज हम पानी के इसी पोल्यूशन की हर डिटेल को समझेंगे। लेट्स डू इट। एग्जैक्टली तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा लर्निंग मैप क्या है? राइट। आज के इस डिटेल सेशन में हम कवर करेंगे सबसे पहले वाटर पोल्यूशन आखिर है क्या और इसे मेजर कैसे करते हैं। ओके, द बेसिक्स। फिर हम इसके सारे कॉजेज यानी कारणों को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, इंडस्ट्री से लेकर खेती तक। गॉट इट, द कल्प्रिट्स। उसके बाद हम इसके डेंजरस इफेक्ट्स पर फोकस करेंगे, हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट पर। द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंट्रोल मेजर्स। हम पानी साफ करने के सोल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज को समझेंगे। सॉल्यूशंस, नाइस। और एंड में मरीन पोल्यूशन और उससे रोकने के लिए बनाए गए इंटरनेशनल लॉज पर बात करेंगे। रेडी हो? एब्सोल्युटली, लेट्स बिगिन। टॉपिक नेम वाटर पोल्यूशन, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ वाटर क्वालिटी। चलिए, फर्स्ट चंक। क्लियर हेडिंग वाटर पोल्यूशन, पॉइंट वर्सेस नॉन पॉइंट सोर्सेज। तो सबसे पहले अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशन, वाटर पोल्यूशन आखिर है क्या? बेसिकली जब पानी में अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस घुल जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स, जी जो उसकी क्वालिटी खराब कर देते हैं, जी। उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। सो सिंपल। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक फैक्ट्री का पाइप, ओके। वो पाइप सीधा नदी में गंदा पानी छोड़ रहा है। ये हुआ पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स, क्योंकि हमें पोल्यूशन का एग्जैक्ट सोर्स, अ स्पेसिफिक पॉइंट पता है, राइट? एग्जैक्टली। अब दूसरा सिनेरियो सोचो, खेत में डाली गई फर्टिलाइजर हाँ। बारिश के पानी के साथ उसका आधा हिस्सा बहकर नदी में मिल गया। अच्छा। ये है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, क्योंकि ये एक बड़े डिफ्यूज्ड एरिया से आ रहा है, किसी एक पॉइंट से नहीं। समझे? गॉट इट। एक सिंगल पाइप वर्सेस अ होल फार्म। चलो इस पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। लेट्स सो इंट्रोडक्शन। पानी लाइफ है, पर क्या हो जब लाइफ देने वाला पानी ही बीमार हो जाए? वाटर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर की तरह है। और इसका बैकग्राउंड क्या है? आई मीन ये प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ये बहुत तेजी से बढ़ी है। आज हमारे पास नेचुरल सोर्सेज भी हैं, जैसे सॉइल इरोजन, और मैनमेड सोर्सेज तो हैं ही। तो उसका कोर लॉजिक क्या है? डिफरेंस इन सोर्सेज? द मेन डिफरेंस इज सोर्स की आइडेंटिफिकेशन। पॉइंट सोर्स आइडेंटिफाइबल है, जैसे इंडस्ट्रियल ड्रेन पाइप। नॉन पॉइंट सोर्स डिफ्यूज्ड है, जैसे एग्रीकल्चरल रन ऑफ, कंस्ट्रक्शन साइट्स एटसेट्रा। इसको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता है, याद रखना। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? मतलब एक को कंट्रोल करना आसान, दूसरे को मुश्किल, क्यों? देखो, पॉइंट सोर्स को रेगुलेट करना आसान है। गवर्नमेंट उस फैक्ट्री पर पेनल्टी लगा सकती है, सिंपल। राइट। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स जैसे खेत से आने वाले पोल्यूशन को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप किस किस पर फाइन लगाओगे? ट्रू। तो कंक्लूजन ये है कि पोल्यूशन को रोकने के लिए पहले उसके सोर्स को समझना जरूरी है, वेदर इट्स अ पॉइंट सोर्स और अ नॉन पॉइंट सोर्स। एब्सोल्युटली। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाए। फॉर श्योर। ओके, अगर एक शहर के सारे घरों का सीवेज एक नाले से नदी में जा रहा है, तो ये पॉइंट सोर्स है या नॉन पॉइंट? थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई थिंक ये पॉइंट सोर्स होगा, क्योंकि सारा सीवेज एक स्पेसिफिक नाले से आ रहा है। करेक्ट। ओके, माय टर्न। नेचुरल सोर्सेज से होने वाला पोल्यूशन, जैसे रॉक से मिनरल्स का पानी में मिलना, क्या उतना ही हार्मफुल है जितना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन? गुड क्वेश्चन। जनरली नहीं। नेचुरल प्रोसेसेस स्लो होते हैं और इकोसिस्टम उन्हें हैंडल कर लेता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ह्यूमन एक्टिविटीज इस प्रोसेस को हजारों गुना तेज कर देती हैं। मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन पॉइंट सोर्स को कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? जैसे हमने डिस्कस किया, इसका कोई एक ओरिजिन नहीं होता। हर खेत, हर घर, हर सड़क कंट्रीब्यूट कर सकती है। सबको एक साथ मॉनिटर करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। प्रिसाइसली। अच्छा, एक और सवाल, क्या एसिड रेन से होने वाला पोल्यूशन पॉइंट सोर्स है या नॉन पॉइंट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये नॉन पॉइंट सोर्स है, क्योंकि एसिड रेन एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पर गिरती है, किसी एक पाइप से नहीं निकलती। राइट। लास्ट वन। तो हमारे लिए आसान क्या है, एक फैक्ट्री को फाइन करना या हजारों किसानों को फर्टिलाइजर आराम से यूज करने के लिए कहना? ऑब्वियसली फैक्ट्री को फाइन करना, और आई थिंक यही नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का कोर चैलेंज है। यू गॉट इट। कूल। अब आती है प्रैक्टिस क्यू की बारी। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग point source pollution is from a specific location, while non-point source pollution is from a diffused area. और एक मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, पोल्यूशन को समझने के लिए पहले उसके सोर्स को जानो, सिंगल पॉइंट से आ रहा है या फैले हुए एरिया से। ओके, नेक्स्ट चंक। ये पानी की हेल्थ का एक वाइटल साइन है। हेडिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, द ब्रेथ ऑफ वाटर। शॉर्ट डेफिनेशन प्लीज। डीओ या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की अमाउंट है। एक्वाटिक लाइफ जैसे मछलियां सांस लेने के लिए इसी ऑक्सीजन पर डिपेंड करती हैं। सिंपल है ना? बिल्कुल, रियल लाइफ एग्जांपल।
सोचो, एक साफ बहती हुई नदी, उसका डीओ लेवल हाई होता है, वहां खूब मछलियां होंगी। हैप्पी फिश। राइट। लेकिन एक रुके हुए गंदे तालाब में ऑर्गेनिक वेस्ट इतना ज्यादा होता है कि बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करने में सारी ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, इसलिए वहां मछलियां मर जाती हैं। दैट्स द मैजिक ऑफ डीओ। सैड फिश। गॉट इट। चलो इस पे और डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। जैसे हमें हवा में ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही पानी के जानवरों को पानी में ऑक्सीजन चाहिए। डीओ उनका ब्रीदिंग एयर है। और इसका बैकग्राउंड, पानी में ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? दो सोर्सेज है, एक है सरफेस टर्बुलेंस, मतलब हवा से आने वाली ऑक्सीजन, और दूसरा फोटोसिंथेसिस से, जो एक्वाटिक प्लांट्स करते हैं। और ये कम कैसे होती है? डिकम्पोजिशन और जब ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं तब ये यूज होती है। तो इसका कोर लॉजिक, द नंबर्स। हेल्दी वाटर का डीओ लेवल 8.0 mgl से ऊपर होता है। अगर ये 4.0 mgl से नीचे चला जाए तो समझो पानी इज हाईली पोल्यूटेड, मछलियों का दम घुटने लगता है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? सीवेज से इसका क्या लेना देना? जब हम नदी में सीवेज डालते हैं तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया सारी डीओ यूज कर लेते हैं, जिससे नदी एक डेड जोन बन जाती है। वाओ। सो कंक्लूजन, डीओ लेवल पानी की हेल्थ का एक डायरेक्ट इंडिकेटर है। हाई डीओ इक्वल्स हैप्पी फिश, लो डीओ इक्वल्स सैड फिश। परफेक्ट समरी। रेडी फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग? ऑलवेज। पहला सवाल, रात के टाइम एक लेक का डीओ लेवल दिन के कंपैरिजन में कम क्यों हो जाता है? गुड वन। क्योंकि दिन में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाते हैं, पर रात में वो भी सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो सप्लाई बंद, कंजम्पशन चालू। स्मार्ट। ओके, माय टर्न। अगर एक पानी का सैंपल बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्या हम मान सकते हैं कि उसका डीओ लेवल हाई होगा? नॉट नेसेसरली, राइट। हो सकता है उसमें इनविजिबल केमिकल पोल्यूटेंट्स हों जो डीओ पर असर ना करते हों, इसलिए टेस्टिंग जरूरी है। एक्सीलेंट। नेक्स्ट, गर्म पानी में डीओ कम क्यों होता है? दिस इज बेसिक फिजिक्स दोस्त। गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन हॉट लिक्विड्स। जैसे गर्म कोक में फिज जल्दी खत्म हो जाता है, वैसे ही गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है। दिस इज व्हाई थर्मल पोल्यूशन इज सो डेंजरस। ब्रिलियंट एनालॉजी। ओके, नेक्स्ट। क्या डीओ और पोल्यूशन में इनवर्स रिलेशन है? मोस्टली यस। ऑर्गेनिक पोल्यूशन बढ़ेगा तो डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, जिससे डीओ कंजम्पशन बढ़ेगा और डीओ लेवल नेचुरली ड्रॉप हो जाएगा। करेक्ट। लास्ट वन, अगर हम एक एक्वेरियम में एयर पंप लगाते हैं तो हम आखिर कर क्या रहे हैं? हम आर्टिफिशियली सरफेस टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हवा से ज्यादा ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व हो सके। बेसिकली हम डीओ लेवल मेंटेन कर रहे हैं। कूल ना? वेरी कूल। टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्यू Practice. Low dissolved oxygen indicates high organic pollution. एंड द मिनी रिकैप। In short, DO is the oxygen available for aquatic life. The lower the DO, the more polluted the water. चलो डीओ से आगे बढ़ते हैं। अगला पैरामीटर है BOD। Heading. BOD. बैक्टीरिया का ऑक्सीजन बुफे। बुफे, इंटरेस्टिंग। शॉर्ट डेफिनेशन? BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो बैक्टीरिया को पानी में मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए चाहिए। ओके, एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो पानी में 10 रोटी के टुकड़े हैं। उन्हें डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को X अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगी। ठीक है। अगर पानी में 100 रोटी के टुकड़े होंगे तो 10x ऑक्सीजन लगेगी। सो जितना ज्यादा वेस्ट यानी पोल्यूशन, उतना हाई BOD। और इसके लेवल्स क्या हैं? द BOD लेवल चार्ट शोज 1 to 2 mgl इज वेरी गुड वाटर, जबकि 100 mgl और मोर इज वेरी पुअर। क्लियर। लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। इंट्रोडक्शन। अब हम पोल्यूशन को अपने दुश्मन यानी बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उन्हें कितनी भूख, मतलब कितनी ऑक्सीजन लगी है। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये टेस्ट इतना स्टैंडर्ड क्यों है? ये टेस्ट ऑर्गेनिक पोल्यूशन को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। इट टेल्स अस वेरी सिंपली हाउ मच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज इन द वाटर। कोर लॉजिक, BOD और DO का कनेक्शन। हाई BOD का सीधा मतलब है पानी में बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है, और अगर BOD हाई है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया सारी DO यूज कर लेंगे। दिस लीड्स टू लो DO। दोनों कनेक्टेड है, याद रखना। इनवर्स रिलेशनशिप अगेन। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स BOD लेवल्स को चेक करके ही डिसाइड करते हैं कि पानी को रिवर में छोड़ने से पहले कितना ट्रीट करना है। अच्छा, तो ये क्वालिटी कंट्रोल मेजर है। कंक्लूजन। BOD हमें पानी में मौजूद डीकम्पोजेबल कचरे का आइडिया देता है, बट इसकी एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मेजर करता है। ठीक है। लेट्स मूव टू क्रॉस क्वेश्चनिंग। श्योर। एक रिवर का BOD 5 mgl है। चार्ट के हिसाब से उसकी क्वालिटी क्या है? चार्ट के हिसाब से 3-5 mgl फेयर, यानी मॉडरेटली क्लीन है। नॉट ग्रेट, नॉट टेरेबल। करेक्ट। माय टर्न। अगर एक वाटर सैंपल में प्लास्टिक या हेवी मेटल्स जैसे पोल्यूटेंट्स हैं, तो क्या BOD टेस्ट उन्हें डिटेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, और यही BOD की सबसे बड़ी कमी है। बैक्टीरिया प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए इस टेस्ट में नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का पता ही नहीं चलता। दैट्स अ ह्यूज लिमिटेशन। इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो BOD और DO में क्या रिलेशन है? कैन यू समराइज? Easy. High BOD means high organic waste. To decompose this waste, bacteria will consume a lot of DO. So, high BOD leads to low DO. They are inversely related. परफेक्ट। Next,
एक स्विमिंग पूल के पानी का बीओडी हाई होना चाहिए या लो? आइडियली एक्सट्रीमली लो। स्विमिंग पूल में कोई ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होना चाहिए जिसे बैक्टीरिया डिकम्पोज करे। वहां हम बैक्टीरिया को मारते हैं, खाना नहीं देते। गुड पॉइंट। ओके, लास्ट वन। अगर एक पेपर मिल अपना वेस्ट पानी में डाल रही है तो रिवर का बीओडी बढ़ेगा या घटेगा? पेपर पल्प ऑर्गेनिक होता है, सो इट्स बायोडिग्रेडेबल। बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करेंगे, इसलिए रिवर का बीओडी लेवल शूट अप हो जाएगा। दैट्स राइट। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। Let's practice. High BOD means high biodegradable pollution and will result in low DO. और मिनी रिकैप। In short, BOD measures the oxygen needed by bacteria to break down organic waste. It's a good indicator, but only for biodegradable pollution. ओके, सो बीओडी की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मेजर करता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका solution है इसका bigger brother, COD. हेडिंग COD, द अल्टीमेट पोल्यूशन टेस्ट। Short definition, please. COD या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में मौजूद ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक यानी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल और ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की अमाउंट है। Wow, that's a mouthful. Simple example? सोचो, बीओडी टेस्ट एक वेजिटेरियन बुफे है, सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है। COD टेस्ट एक नॉन वेज बुफे है जिसमें सब कुछ है, ऑर्गेनिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक भी। अच्छा। COD टेस्ट केमिकल ऑक्सीडेंट्स का यूज करता है, इसलिए ये उन चीजों को भी मेजर कर सकता है जिन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट्स अ बेटर टेस्ट। Makes sense. Let's discuss. इंट्रोडक्शन। हमने बीओडी की लिमिटेशन देखी, अब आते हैं उसके बिगर ब्रदर COD पर। बैकग्राउंड क्या है इसका? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? साइंटिस्ट को एक ऐसा मेथड चाहिए था जो टोटल पोल्यूशन लोड का ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर दे सके, नॉट जस्ट अ बायोडिग्रेडेबल पार्ट। इसका कोर लॉजिक क्या है? बीओडी से इसका रिलेशन। COD वैल्यू हमेशा BOD वैल्यू से ज्यादा या बराबर होती है, क्योंकि COD में बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों काउंट होते हैं। और अगर दोनों में बड़ा डिफरेंस हो? अगर COD वैल्यू BOD से बहुत ज्यादा है तो समझो पानी में केमिकल पोल्यूशन यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है? केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए COD टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके वेस्ट में अक्सर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं जिन्हें BOD टेस्ट मिस कर देता है। गॉट इट। तो कंक्लूजन? COD gives a more complete picture of water pollution by measuring almost all oxidizable pollutants, making it a more reliable metric than BOD. एक्सलेंट। सवाल जवाब। Ready? My first question. क्या किसी वाटर सैंपल का BOD COD से ज्यादा हो सकता है? नेवर। इम्पॉसिबल। COD में BOD वाला कंपोनेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, प्लस एक्स्ट्रा नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टफ। सो COD इज ग्रेटर देन और इक्वल टू BOD हमेशा। ठीक है। माय टर्न। एक नदी है जिसमें एक शुगर फैक्ट्री और एक प्लास्टिक फैक्ट्री दोनों अपना वेस्ट डाल रही हैं। क्या हम सिर्फ BOD टेस्ट से पोल्यूशन का आकलन कर सकते हैं? वो BOD में आएगा, पर प्लास्टिक फैक्ट्री का वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो BOD में नहीं आएगा। हमें COD टेस्ट करना पड़ेगा टू गेट द फुल पिक्चर। स्पॉट ऑन। ओके, COD टेस्ट में ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे सल्फाइड्स, नाइट्राइट्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट यानी ऑक्सीडाइज करते हैं, COD टेस्ट उन्हें भी मेजर करता है, जो पोल्यूशन का एक और डायमेंशन ऐड करता है। अच्छा। नेक्स्ट, अगर एक पानी का COD 200 mgl है और BOD 20 mgl है, व्हाट कैन यू इन्फर? इसका मतलब है कि पानी में 90% पोल्यूशन नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स से है। शायद कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। दिस इज अ बिग रेड फ्लैग। एग्जैक्टली। तो फिर हम BOD टेस्ट यूज ही क्यों करते हैं अगर COD बेहतर है? ग्रेट क्वेश्चन। BOD टेस्ट हमें बताता है कि पोल्यूशन का कितना हिस्सा नेचुरली यानी बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन एक्वाटिक इकोसिस्टम की इमीडिएट इम्पैक्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। COD टोटल लोड बताता है, BOD बायोलॉजिकल लोड, दोनों जरूरी हैं। अंडरस्टूड। अब प्रैक्टिस क्यों? Now practice. COD measures both biodegradable and non-biodegradable organic pollutants, so it's a broader measure than BOD. And a mini recap to wrap this section up. In short, COD is a more comprehensive pollution test because it measures almost all oxidizable matter, not just what bacteria can eat. तो अब हमें पानी की हेल्थ रिपोर्ट पढ़नी आ गई है DO, BOD, COD से। कूल ना? बिल्कुल। चलो अब देखते हैं कि ये सारे पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं। Let's dive into the causes of water pollution. Topic name: Causes of water pollution. Broad micro theme: Identifying the polluters. Okay, first on our list of suspects. Heading: Industrial waste. The poison from progress. Short definition, please. ये वो वेस्ट है जो फैक्ट्रीज जैसे पेपर मिल्स, केमिकल प्लांट्स, मेटल एक्सट्रैक्शन यूनिट से निकलता है। इसमें अक्सर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, स्पेशली हैवी मेटल्स होते हैं। A real life example. सोचो एक लेदर टैनरी, वहां लेदर को प्रोसेस करने के लिए क्रोमियम जैसे हैवी मेटल्स यूज होते हैं। Right? प्रोसेस के बाद ये क्रोमियम वाला पानी अक्सर सीधा नदी में चला जाता है, जिससे पानी जहरीला हो जाता है। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन। Terrible. Let's get into the details. इंट्रोडक्शन: हमारी मॉडर्न लाइफ इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है, लेकिन इसका एक डार्क साइड है।
इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो हमारे वाटर बॉडीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। बैकग्राउंड? ये हेवी मेटल्स होते क्या हैं? हेवी मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम सीएम क्यूब से ज्यादा है। इनमें मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, आर्सेनिक शामिल है। ये बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और बहुत बहुत हार्मफुल होते हैं। इसका कोर लॉजिक, पर्टिकुलरली फॉर इंडिया? सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में आयरन सबसे कॉमन कंटेमिनेंट है। उसके बाद लेड, निकल, क्रोमियम एटसेट्रा आते हैं। और ये मेटल्स मॉनसून और नॉन मॉनसून दोनों सीजन्स में टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा पाए जाते हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर क्या है? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हेवी मेटल्स से ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो सकती हैं जो अल्जाइमर्स या पार्किंसन जैसी लगती हैं। ये धीमा जहर है, समझे? दैट्स स्कैरी। तो कंक्लूजन? इंडस्ट्रियल ग्रोथ जरूरी है, पर उसके वेस्ट को ट्रीट किए बिना वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करना, इट्स अ क्राइम। सिंपल इज दैट। एब्सोल्युटली। टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। ओके, हेवी मेटल टर्म का क्या मतलब है? क्या लोहा यानी आयरन भी एक हेवी मेटल है? यस, हेवी मेटल का मतलब भारी मेटल नहीं है, बल्कि हाई डेंसिटी वाला मेटल है। आयरन की डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है, इसलिए वो एक हेवी मेटल है। और इंडिया में सबसे कॉमन वाटर कंटामिनेंट भी है। करेक्ट। माय टर्न। रिपोर्ट कहती है कि मॉनसून और नॉन मॉनसून पीरियड में अलग अलग मेटल्स मिलते हैं। ऐसा क्यों? मॉनसून में बारिश के पानी के साथ सॉइल और इंडस्ट्रियल एरियाज से पोल्यूटेंट्स बहकर आते हैं, यानी नॉन पॉइंट सोर्स। इससे आयरन, लेड जैसे मेटल्स आते हैं। और नॉन मॉनसून में? नॉन मॉनसून में रिवर फ्लो कम होता है, तो पॉइंट सोर्सेज जैसे फैक्ट्रीज का डायरेक्ट डिस्चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिससे कैडमियम, निकल जैसे मेटल्स आते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स तो बुढ़ापे की बीमारियां हैं। हेवी मेटल्स उन्हें कैसे मिमिक कर सकते हैं? क्योंकि हेवी मेटल्स सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं। वो ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस डिग्रेड होते हैं। बिल्कुल इन बीमारियों जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। इट्स रियली स्कैरी। इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हर इंडस्ट्री हेवी मेटल पोल्यूशन करती है? नहीं, ये मेनली माइनिंग, प्लेटिंग यानी मेटल पर कोटिंग करना और सरफेस फिनिशिंग इंडस्ट्री से आता है। बट केमिकल, पेपर और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से दूसरे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आते हैं। गॉट इट। लास्ट वन, अगर पानी में थोड़ा सा लीड है तो क्या वो सेफ है? बिल्कुल नहीं। हेवी मेटल्स की एज फार एज आई नो कोई सेफ लिमिट नहीं होती। वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं ओवर टाइम थ्रू बायोमैग्निफिकेशन और धीरे धीरे डैमेज करते हैं। Exactly right. प्रैक्टिस क्यू टाइम। Let's practice saying. Industrial wastes often contain toxic heavy metals like mercury, lead, and cadmium, which can cause severe neurological damage. एंड द मिनी रिकैप? In short, industries release harmful heavy metals into water, which act as slow poisons for humans and the ecosystem. Okay, next up are some invisible threats. Heading: Thermal and radiation pollution, the invisible threats. Short definition for both. थर्मल पोल्यूशन तब होता है जब फैक्ट्रीज या पावर प्लांट से गर्म पानी नदी या समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। Okay, and radiation? रेडिएशन पोल्यूशन तब होता है जब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पानी में लीक हो जाते हैं। Real life example? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कूल रखने के लिए नदी से पानी लिया जाता है। प्रोसेस में पानी गर्म हो जाता है। इस गर्म पानी को वापस नदी में छोड़ने से वहां का टेम्परेचर अचानक 10-15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। Wow. मछलियां इस टेम्परेचर शॉक को सह नहीं पाती और मर जाती हैं। दिस इज थर्मल पोल्यूशन। और फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर रेडिएशन पोल्यूशन का एक क्लासिक ट्रैजिक एग्जाम्पल है। Right. Let's discuss. इंट्रोडक्शन। ये दो पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम देख या सूंघ नहीं सकते, पर इनका असर बहुत डेडली होता है। Background. इसके मेन सोर्सेस कौन हैं? पावर प्लांट्स, बोथ थर्मल एंड न्यूक्लियर, सबसे बड़े सोर्स हैं थर्मल पोल्यूशन के। रेडिएशन पोल्यूशन का रिस्क ऑब्वियसली न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स या नेचुरल कैलामिटीज से बढ़ जाता है। कोर लॉजिक। थर्मल पोल्यूशन का मेन इफेक्ट क्या है? मेन इफेक्ट है डीओ का कम होना। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है। और रेडिएशन पोल्यूशन? रेडिएशन पोल्यूशन मरीन ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को म्यूटेट कर देता है, जिससे कैंसर हो सकता है। जैसे रेडियो एक्टिव आयोडाइन से थायराइड कैंसर, रेडॉन से लंग कैंसर और यूरेनियम से किडनी कैंसर। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर के आदी होते हैं। जरा सा भी टेम्परेचर चेंज उनके लिए फेटल हो सकता है। और रेडिएशन का इम्पैक्ट तो जेनरेशंस तक रहता है थ्रू जेनेटिक म्यूटेशंस। हॉरिफाइंग। तो कंक्लूजन? एनर्जी प्रोडक्शन जरूरी है, पर उसके बाय प्रोडक्ट्स, हॉट वाटर और रेडियो एक्टिव रिस्क को मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। टाइम फॉर क्वेश्चंस। माय फर्स्ट वन। थर्मल पोल्यूशन में कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ गर्म पानी है, तो ये इतना डेंजरस क्यों है? 2 रीजंस। पहला, ये डीओ लेवल को क्रैश कर देता है। दूसरा, एक्वाटिक एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उनकी बॉडी का टेम्परेचर पानी के हिसाब से होता है। अचानक टेम्परेचर चेंज उनके मेटाबॉलिज्म को शॉक देता है, लीडिंग टू डेथ। ओके, दैट्स क्लियर। माय टर्न। रेडिएशन पोल्यूशन से डीएनए में म्यूटेशन का क्या मतलब है? डीएनए हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट है। रेडिएशन उस ब्लूप्रिंट में गलती यानी म्यूटेशन क्रिएट कर देता है। अगर सेल इस गलती को अपने आप ठीक ना कर पाए तो वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लगता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। वेल एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव आयोडीन।
सीधा थायराइड ग्लैंड को ही क्यों टारगेट करता है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत होती है हार्मोन बनाने के लिए। बॉडी गुड आयोडीन और रेडियोएक्टिव आयोडीन में फर्क नहीं कर पाती और उसे अब्सॉर्ब कर लेती है, लीडिंग टू थायराइड कैंसर। फैसिनेटिंग एंड स्कैरी एट द सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रेडिएशन पोल्यूशन का असर तुरंत दिखता है? नहीं, हमेशा नहीं। हाई एक्सपोजर से तुरंत डेथ हो सकती है, लेकिन लो एक्सपोजर का असर सालों बाद कैंसर या जेनेटिक डिफेक्ट्स के रूप में दिख सकता है। राइट, द लेटेंसी पीरियड। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी। पावर प्लांट्स गर्म पानी को अपने आप ठंडा करके रिवर में क्यों नहीं छोड़ते? वो कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलिंग टावर्स, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। कई बार कॉस्ट्स बचाने के लिए रूल को बाईपास किया जाता है। So it's an economic issue as well. Okay, practice Q. Practice this. Thermal pollution reduces dissolved oxygen, while radiation pollution causes DNA mutations and cancer. And the mini recap. Leaks cause cancer and genetic damage. तो हमने देखा कि pollutants आते कहाँ से हैं, पर इनका असर क्या होता है। चलो अब हम इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये सेक्शन थोड़ा डिस्टर्बिंग है, पर जानना बहुत जरूरी है। Let's do it. Topic name: Effects of water pollution. Broad micro theme: Why we should care about water pollution. First chunk, the most direct impact. Heading: Human health, paying the price of pollution. Short definition. ये वो बीमारियां और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो गंदा पानी पीने या उसे करने से इंसानों को होती हैं। Real life example? I think I know which one is coming. जापान की मिनामाटा सिटी, वहाँ एक फैक्ट्री ने मर्क्यूरी वाला वेस्ट समुद्र में डंप किया। मछलियों ने उस मर्क्यूरी को खाया और लोगों ने उन मछलियों को। और नतीजा? हजारों लोगों को एक अजीब न्यूरोलॉजिकल बीमारी हुई जिसे मीनामाटा डिजीज कहते हैं। उनके हाथ पैर सुन्न हो गए, विजन ब्लर हो गया और कई लोग मर गए। दिस इज अ टेरिफाइंग रियल लाइफ एग्जांपल। It truly is. Let's discuss this more. इंट्रोडक्शन। पानी की क्वालिटी सीधा हमारी हेल्थ से जुड़ी है। गंदा पानी पीने से टाइफाइड, कॉलेरा जैसी बीमारियां तो होती ही हैं, पर केमिकल पॉल्यूटेंट्स का असर और भी गहरा होता है। Background. हर केमिकल का इफेक्ट अलग होता है, राइट? Yes. मर्क्यूरी नर्वस सिस्टम पर, लेड बॉडी के हर प्रोसेस पर, कैडमियम हड्डियों पर और आर्सेनिक स्किन पर अटैक करता है। So the core logic is connecting specific metals to specific diseases. Exactly. Mercury leads to methylmercury, a highly toxic form which causes Minamata disease, numbness, deafness, mental derangement. कैडमियम। कैडमियम से होती है इटाई इटाई डिजीज, जिसे आउच आउच डिजीज भी कहते हैं। इसमें बोन्स और जॉइंट्स में एक्सट्रीम पेन होता है, प्लस लंग एंड लिवर कैंसर का रिस्क। What about lead? Lead causes lead poisoning, leading to anemia and loss of muscle power. And arsenic? Arsenic causes blackfoot disease, which is gangrene in limbs, skin lesions और आगे चल के skin cancer. Real world impact. ये बीमारियां कैसे डेवलप होती हैं? ये अचानक नहीं होती। धीरे धीरे सालों तक कंटेमिनेटेड पानी पीने से ये पॉइजन्स बॉडी में जमा होते रहते हैं और फिर अपना असर दिखाते हैं। So the conclusion is, what we throw into the water comes back to us. बिल्कुल। Water pollution is actually self-poisoning. Ready for questions? Yes. पहला सवाल, इताई आइटाई डिजीज को आउच आउच डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हड्डियों और जोड़ों में इतना ज्यादा दर्द होता है कि पेशेंट हमेशा आउच आउच यानी इतई इतई इन जापानीज कहता रहता है। It's named after the pain it causes. मेक सेंस। माय टर्न। मिनामाता में लोगों ने सीधा मर्करी वाला पानी तो नहीं पिया था, फिर उन्हें बीमारी कैसे हुई? Through biomagnification. छोटे ऑर्गेनिजम्स ने मर्क्यूरी कंज्यूम किया, उन्हें बड़ी मछलियों ने खाया और उन मछलियों को इंसानों ने। हर स्टेप पर मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया और इंसानों तक आते आते वो डेडली लेवल पर पहुंच गया। द फूड चेन इफेक्ट। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक से होने वाली ब्लैकफुट डिजीज और गैंग्रीन में क्या फर्क है? ब्लैकफुट डिजीज एक टाइप का पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज या पीवीडी है, जिसमें पैरों की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। ब्लड सप्लाई रुकने से टिश्यूज मरने लगते हैं, जिसे गैंग्रीन कहते हैं। सो आर्सेनिक पॉइजनिंग लीड्स टू दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैंग्रीन। क्लियर। ओके। हॉस्पिटल से निकलने वाला सीवेज यानी बायोमेडिकल वेस्ट घर के सीवेज से ज्यादा डेंजरस क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें पैथोजेंस यानी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है। साथ ही एक्सपायर्ड मेडिसिन और केमिकल्स भी हो सकते हैं। राइट। फाइनल क्वेश्चन, क्या इन सब बीमारियों का इलाज है? एक बार हेवी मेटल्स बॉडी में आकर डैमेज कर दें तो उससे रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। ट्रीटमेंट मोस्टली सिम्टोमेटिक होता है, इसलिए प्रिवेंशन ही बेस्ट क्योर है। A sobering thought. टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्यू। Practice saying the diseases. Mercury causes Minamata, cadmium causes itai, arsenic causes Blackfoot disease. एंड द मिनी रिकैप। In short, chemical pollutants in water lead to horrific, often incurable diseases by accumulating in the human body over time. तो ये तो हुआ इंसानों पर असर, पर पानी के इकोसिस्टम का क्या होता है? उसके लिए हमें यूट्रिफिकेशन समझना होगा। हेडिंग: यूट्रिफिकेशन, डेथ बाय ओवरफीडिंग। Short definition. जब पानी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जैसे फर्टिलाइजर्स या सीवेज आ जाते हैं तो उस प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन कहते हैं। बेसिकली वाटर बॉडी का ओवर फर्टिलाइजेशन। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। इंडिया में बैंगलोर की बैलंदूर लेक इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है कि वहां पर फोम की मोटी लेयर्स बन जाती हैं और कभी कभी आग भी लग जाती है। ये एक्सट्रीम यूट्रिफिकेशन का रिजल्ट है। Fire on a lake. Wow. Let's discuss this phenomenon. इंट्रोडक्शन। यूट्रिफिकेशन का मतलब है
पानी का टाइम से पहले बूढ़ा हो जाना। जब खेत से बहकर आए फर्टिलाइजर्स या शहर का सीवेज नदी या लेक में जाता है तो उसमें अचानक से न्यूट्रिएंट्स की बाढ़ आ जाती है। बैकग्राउंड, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना, न्यूट्रिएंट्स मतलब लाइफ। जमीन पर अच्छी बात है, पानी में नहीं। यही इसकी ट्रेजेडी है। इन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स पर एल्गे यानी काई इतनी तेजी से ग्रो करती है कि पूरी लेक को एक हरी चादर से ढक लेती है। इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। कॉर लॉजिक, ये एल्गल ब्लूम इतना बुरा क्यों है? ये सुंदर दिखने वाली हरी चादर नीचे के पूरे इकोसिस्टम का गला घोंट देती है। पहला, ये चादर नीचे के पौधों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने देती, वो मर जाते हैं। और दूसरा, जब ये लाखों करोड़ों एल्गे मरते हैं तो उन्हें डीकंपोज करने वाले बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इस प्रोसेस में पानी की सारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी डीओ यूज कर लेते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इसका एंड रिजल्ट क्या है? इससे बनते हैं डेड जोन्स। समुद्र या लेक्स के वो हिस्से जहां ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि वहां कोई मछली या दूसरा जीव जिंदा नहीं रह सकता। और कंक्लूजन, हम अनजाने में अपने लेक्स को आवश्यकता से अधिक खिलाकर मार रहे हैं। इट्स लिटरली डेथ बाय ओवरफीडिंग। टाइम फॉर क्वेश्चंस। लेट्स डू इट। What's the difference between eutrophication and an algal bloom? यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है यानी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। एल्गल ब्लूम उसका रिजल्ट है यानी एल्गी का एक्सप्लोसिव ग्रोथ, कॉज एंड इफेक्ट। Simple and clear. माय टर्न। डेड जोन्स को डेड क्यों कहते हैं? क्या वहां सच में कुछ भी जिंदा नहीं रहता? Mostly yes. Complex life जैसे fish, crabs, वो सब या तो मर जाते हैं या वहां से भाग जाते हैं। सिर्फ कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया ही सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए डेड जोन। ओके, कुछ एल्गल ब्लूम्स एक्स्ट्रा डेंजरस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रेड टाइड्स कहते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप के एल्गे से बनते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन्स मछलियों को मारते हैं और उन मछलियों को खाने से इंसान भी बीमार हो सकते हैं। याइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है? हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हजारों साल में होता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कल्चरल यूट्रिफिकेशन इस प्रोसेस को 100 साल से भी कम में कंप्लीट कर देती हैं। So we are accelerating the death of our lakes. एग्जैक्टली। फाइनल क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन को रिवर्स किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है पर पॉसिबल है। इसके लिए न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज को जैसे सीवेज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ को कट ऑफ करना पड़ेगा, बट इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। Prevention is better than cure again. Okay, practice cue. प्रैक्टिसिंग। Eutrophication is nutrient enrichment that causes algal blooms, which consume all the oxygen and create dead zones. एंड द मिनी रिकैप। In short, too many nutrients kill a water body by suffocating it, a process called eutrophication. ओके, दिस इज ऑल वेरी ग्रिम। चलो अब सॉल्यूशंस पर आते हैं। कंट्रोल मेजर्स, Finally, सम होप। topic name, Control Measures for Water Pollution. ब्रॉड माइक्रो थीम। Solutions and Technologies for Clean Water. पहला सोल्यूशन नेचर से ही आता है। Heading, Bioremediation, Nature's Cleanup Crew. शॉर्ट डेफिनेशन। बायोरेमेडिएशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेनली माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, का यूज करते हैं पोल्यूटेंट्स को रिमूव या न्यूट्रलाइज करने के लिए। एग्जाम्पल। सोचो, कहीं ऑयल स्पिल हो गया है, हम उसे केमिकल से साफ करने के बजाय वहां पर स्पेशल बैक्टीरिया छोड़ दें जो उस ऑयल को खा जाएं और उसे हार्मलेस सब्सटेंसेस में बदल दें। इंडिया में टेरी ने ऑयल ज़ैपर नाम की ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी बनाई है। दैट्स अमेजिंग। लेट्स डिस्कस। इंट्रोडक्शन, पोल्यूशन से लड़ने के लिए नेचर के सबसे छोटे सोल्जर्स यानी माइक्रोब्स की एक आर्मी तैयार करना। दैट्स द कोर आइडिया। बैकग्राउंड, ये आइडिया नया नहीं है, पर रीसेंट एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी ने इसे बहुत पावरफुल बना दिया है। हम माइक्रोब्स को स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स के लिए ट्रेन कर सकते हैं। कोर लॉजिक। इसके टाइप्स होते हैं क्या? हाँ, 2 मेन टाइप्स हैं। इन सिटू, जहाँ ट्रीटमेंट कंटेमिनेशन की साइट पर ही होता है, जैसे ऑयल स्पिल में बैक्टीरिया डालना। और दूसरा है एक्स सिटू, जहाँ कंटेमिनेटेड मटेरियल जैसे मिट्टी या पानी को साइट से निकालकर कहीं और ट्रीट किया जाता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ये कितना इफेक्टिव है? ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंटली फ्रेंडली है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स, लेकिन इसमें टाइम लगता है। कंक्लूजन। Bioremediation shows that sometimes the best solution to a man-made problem is a natural one. बिल्कुल। क्वेश्चंस। माय फर्स्ट वन, ऑयल जैपर में जैपर का क्या मतलब है? Zapper मतलब जो किसी चीज को जैप यानी खत्म कर दे। ये बैक्टीरिया ऑयल को जैप कर देते हैं, इसीलिए ऑयल जैपर। इट्स अ कैची नेम। इट इज। माय टर्न। बायोरेमेडिएशन सिर्फ ऑयल स्पिल्स के लिए है या और भी पोल्यूटेंट्स के लिए काम करता है? नहीं, ये बहुत वर्सेटाइल है। इट कैन बी यूज्ड फॉर पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स, सॉल्वेंट्स, बहुत कुछ। हर पोल्यूटेंट के लिए स्पेसिफिक माइक्रोब्स यूज होते हैं। ग्रेट। इन सिटू और एक्स सिटू में से बेहतर कौन सा है? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इन सिटू जनरली सस्ता और कम डिस्ट्रप्टिव होता है, लेकिन एक्स सिटू में हम प्रोसेस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। बायोरेमेडिएशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये स्लो हो सकता है। ऑल्सो हर पोल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। जो चीजें माइक्रोब्स खा नहीं सकते उन पर यह काम नहीं करेगा। राइट। फाइनल क्वेश्चन, फाइटोरेमेडिएशन क्या है? इज इट रिलेटेड? हाँ, फाइटोरेमेडिएशन एक टाइप का बायोरेमेडिएशन है जिसमें हम माइक्रोब्स के बजाय प्लांट्स का यूज करते हैं पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए।
For example, sunflowers can absorb heavy metals from the soil. Plants is cleaners. Cool. Practice क्यों? Practice. Bioremediation uses microbes to clean up pollutants in an eco-friendly way. And the mini recap. In short, we can use nature's smallest organisms, microbes, to fight our biggest pollution problems. चलो अब थोड़ा और बड़े स्केल के सॉल्यूशंस देखते हैं, especially for sewage. Heading: Water treatment plants and biotoilets. Short definition of a treatment plant. एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP एक फैसिलिटी है जहां सीवेज यानी गंदे पानी से कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया जाता है ताकि उसे एनवायरनमेंट में सेफली डिस्चार्ज किया जा सके। और बायोटॉयलेट्स? बायोटॉयलेट्स स्पेशली डिजाइन्ड टॉयलेट्स हैं जहां ह्यूमन वेस्ट को बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया जाता है जिससे सिर्फ पानी और हार्मलेस गैस बचती है। Indian Railways is a great example for biotoilets. एब्सोल्युटली, उन्होंने ट्रेडिशनल टॉयलेट्स को इन्हीं से रिप्लेस किया है टू प्रिवेंट डिस्चार्ज ऑन ट्रैक्स। लेट्स डिस्कस। इंट्रोडक्शन। हमारे शहरों का सबसे बड़ा चैलेंज है सीवेज मैनेजमेंट। STPs और बायोटॉयलेट्स इसके मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं। बैकग्राउंड: पहले सीवेज को बिना ट्रीट किए सीधा नदियों में डाल दिया जाता था। अब लॉज जैसे द वाटर एक्ट ऑफ 1974 के अंडर STPs इंस्टॉल करना जरूरी है। कोर लॉजिक ऑफ एन STP। स्टेप्स क्या होते हैं? जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल सॉलिड्स को हटाया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया से ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, और टर्शियरी ट्रीटमेंट एक एडवांस्ड स्टेप है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और पैथोजेंस को रिमूव किया जाता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इंडिया में इनकी क्या सिचुएशन है? इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे जैसे प्रोग्राम्स का मेन फोकस ही STPs बनाना है। लेकिन चैलेंज ये है कि जितना सीवेज हम प्रोड्यूस करते हैं उतनी हमारी ट्रीटमेंट कैपेसिटी अभी भी नहीं है। कंक्लूजन। टेक्नोलॉजी तो है पर उसके इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में गैप है। इफेक्टिव सीवेज ट्रीटमेंट अर्बन वाटर पोल्यूशन रोकने की है। सवाल: यस, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मेन डिफरेंस क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है, स्क्रीनिंग और सेटलिंग। सेकेंडरी ट्रीटमेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बैक्टीरिया का यूज करके। फिजिकल वर्सेस बायोलॉजिकल। Got it. माय टर्न। बायोटॉयलेट्स में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं और वो वेस्ट का क्या करते हैं? इनमें एनारोबिक बैक्टीरिया यूज होते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं। वो ह्यूमन वेस्ट को डाइजेस्ट करके मीथेन गैस और पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। टर्शरी ट्रीटमेंट हमेशा जरूरी होता है। हमेशा नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि ट्रीटेड पानी को कहाँ डिस्चार्ज करना है। अगर किसी सेंसिटिव इकोसिस्टम में करना है तो टर्शरी ट्रीटमेंट जरूरी है। राइट। गंगा एक्शन प्लान को बहुत सक्सेसफुल क्यों नहीं माना जाता? इसके कई रीजंस थे। एक बड़ा रीजन था कि STPs तो बने पर उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए फंड्स और प्लानिंग की कमी थी। टेक्नोलॉजी अकेले काफी नहीं अ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइनल क्वेश्चन, क्या STP से निकला पानी पीने लायक होता है? जनरली नहीं। टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद भी उसमें कुछ कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसे इरिगेशन या इंडस्ट्रियल कूलिंग जैसे नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे फ्रेश वाटर सेव होता है। ओके, प्रैक्टिस क्यों? Practice saying sewage treatment plants use primary, secondary and tertiary stages to clean wastewater before discharge. Anu, quick recap. In short, Modern technologies like STPs and biotoilets are crucial for managing urban sewage, but their success depends on proper implementation and maintenance. तो हमने लोकल और नेशनल सॉल्यूशंस देखे, पर ओशंस तो शेयर्ड है, उसके लिए क्या? उसके लिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। टॉपिक नेम: Marine pollution and international laws. ब्रॉड माइक्रो थीम। Global efforts to protect our seas. चलो इस पर बात करते हैं। Heading: UN Clause and the High Seas Treaty. UN क्लॉज क्या है? UN Clause या United Nations Convention on the Law of the Sea एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशंस भी कहते हैं। ये डिफाइन करता है कि देश ओशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। और हाई सीज ट्रीटी? ये UN क्लॉज के अंडर एक नया लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसे पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन भी कहा जा रहा है। इसका फोकस है हाई सीज को प्रोटेक्ट करना। हाई सीज समंदर का वो हिस्सा है जो किसी देश के नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर आता है, और ये हमारे ओशंस का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा है। अभी तक ये लॉलेस था। लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन। मरीन पोल्यूशन एक बॉर्डरलेस प्रॉब्लम है। एक देश का प्लास्टिक दूसरे देश के कोस्ट पर पहुंच जाता है, इसलिए ग्लोबल सोल्यूशन जरूरी है। बैकग्राउंड: पहले ओशंस को इतना बड़ा माना जाता था कि हम सोचते थे कि हम उसमें कुछ भी डंप कर सकते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि हम गलत थे। लंदन कन्वेंशन 1972 जैसी ट्रीटीज डंपिंग को रेगुलेट करने के पहले अटेम्प्ट्स थे। कोर लॉजिक ऑफ द हाई सीज ट्रीटी, इसका मेन गोल क्या है? इसका सबसे बड़ा टारगेट है 30x30 गोल। 30x30? हाँ, यानी 2030 तक दुनिया के 30% ओशंस को प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना, जहां फिशिंग, माइनिंग जैसी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड होंगी। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा? ये पहली बार इन इंटरनेशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाती है। ये ओवरफिशिंग, पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस से लड़ने में हेल्प करेगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। कंक्लूजन:
ये साबित करता है कि जब इंसान चाहे तो वो अपनी सबसे बड़ी गलतियों को सुधारने के लिए एक साथ आ सकता है। Fantastic. Questions. What is the difference between territorial waters and the high seas? टेरिटोरियल वाटर्स कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, जहां देश का पूरा कंट्रोल होता है। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है और उसके भी बाहर जो बचता है वो हाई सीज है, अ शेयर्ड ग्लोबल रिसोर्स। Got it. My turn. 30x30 goal इतना ambitious क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अभी ओनली अबाउट 3% ऑफ द हाई सीज आर प्रोटेक्टेड, तो 3% से 30% तक जाना इन लेस देन अ डेकेड इज अ ह्यूज चैलेंज। True. High Seas Treaty को Paris Agreement for the Ocean क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे पेरिस एग्रीमेंट ने क्लाइमेट चेंज के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया, वैसे ही हाई सीज ट्रीटी ओशन कंजर्वेशन के लिए बना रही है। दोनों लैंडमार्क ग्लोबल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स है। Makes sense. इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज होगा इन्फोर्समेंट। हाई सीज इतने बड़े हैं कि वहां इलीगल एक्टिविटीज को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। राइट। फाइनल क्वेश्चन, इस ट्रीटी का प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या लेना देना है? डायरेक्टली तो ये ट्रीटी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज और प्रोटेक्टेड एरियाज पर फोकस करती है, बट बाय क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल ओशन गवर्नेंस, ये फ्यूचर में प्लास्टिक पोल्यूशन जैसे इश्यूज पर ग्लोबल एक्शन लेने का रास्ता आसान बनाती है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। Practice saying the High Seas Treaty aims to protect 30% of the world's oceans by 2030, a goal known as 30 by 30. And a final mini recap for this very long journey. In short, global problems like marine pollution require global solutions, and the new High Seas Treaty is a historic step in that direction. What an incredibly detailed session. चलो एक super fast recap करते हैं। जरूर, आज हमने इन थीम्स को समझा। अंडरस्टैंडिंग वाटर क्वालिटी, हमने जाना कि वाटर पोल्यूशन क्या है और इसे DO, BOD और COD जैसे पैरामीटर्स से कैसे मेजर किया जाता है। The health report of water. आइडेंटिफाइंग द पोल्यूटर्स, हमने पोल्यूशन के सारे सोर्सेज को डिकोड किया। इंडस्ट्रीज, माइनिंग, एग्रीकल्चर, सुएज और यहाँ तक कि इनविजिबल थ्रेट्स जैसे थर्मल पोल्यूशन भी। The suspects. व्हाई वी शुड केयर, हमने देखा कि इसका असर कितना भयानक है, मिनामाटा से लेकर डेड जोन्स तक। इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड द एंटायर प्लैनेट। The consequences of the crime. सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजीज, हमने कंट्रोल मेजर्स जैसे बायोरिमेडिएशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और बायो टॉयलेट्स को एक्सप्लोर किया। The heroes and the tools. इंटरनेशनल लॉज फॉर द सीज, और फाइनली हमने समझा कि मरीन पोल्यूशन को रोकने के लिए UNCOLOS और हाई सीज ट्रीटी जैसे ग्लोबल एफर्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। The global police. Phew, that was a lot. बट नाउ होपफुली लिसनर्स आर ट्रूली वेल इन्फॉर्म्ड। अब अपने नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम है। Try presenting these topics out loud for 1 minute each. फर्स्ट, explain the difference between BOD and COD using a simple analogy. Second, what is biomagnification? Use the example of mercury. Third, how does eutrophication lead to a dead zone? Explain the 3 steps. Fourth, what is bioremediation? Explain one in situ and one ex situ method. Fifth, what is the main goal of the High Seas Treaty? And sixth, wait, let me think of one. Not from the outline. No, let's stick to the plan. Sixth, explain blue baby syndrome. Great probes. और एक फाइनल चैलेंज. Here's a simple challenge for everyone. अपने घर के पास किसी भी वाटर बॉडी को ऑब्जर्व करो. एक लेक, रिवर या इवन अ स्मॉल पॉन्ड. Note down all the possible sources of pollution you can see. क्या वो पॉइंट सोर्स हैं या नॉन पॉइंट? This small exercise will change how you look at water forever. A fantastic idea. अगर आज के इस डीप डिस्कशन से आपको एक भी aha मोमेंट मिला, तो इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज्वाइन जरूर करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सबसे शॉकिंग फैक्ट क्या लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। मिलते हैं अगले सेशन में। क्या आप जानती हैं कि वैज्ञानिकों को पहली बार इंसानी खून में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, वही प्लास्टिक जो हमारी पानी की बोतलों में, हमारी पैकेजिंग में होता है। इट्स लिटरली फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज राइट नाउ। एग्जैक्टली। सवाल यह है कि ये वहाँ पहुंचा कैसे और इसका मतलब क्या है? और ये सिर्फ एक शॉकिंग हेडलाइन नहीं है। इस तरह के और भी चौंकाने वाले सच और गहरी जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। यस, लाइक करें और वो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप कोई भी जरूरी डिस्कशन मिस ना करें। तो आज हम कचरे की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। राइट, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रैश, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है। प्रिसाइसली। देखो, हम 4 बड़े हिस्सों में बात करेंगे। ओके, लेट्स मैप इट आउट। पहला, प्लास्टिक पोल्यूशन, इसके टाइप्स, माइक्रोप्लास्टिक्स का खतरा और इससे जुड़े जो भी नए नियम हैं। ठीक है। दूसरा, सॉलिड वेस्ट, मतलब हमारे शहरों से निकलने वाला जो कचरे का पहाड़ है और उसे मैनेज करने के तरीके क्या हैं। राइट, द अर्बन माउंटेन। तीसरा, हैजर्डस वेस्ट, वो खतरनाक केमिकल्स जो सालों तक खत्म नहीं होते, जैसे DDT और एंडोसल्फान। द फॉरएवर केमिकल्स। यस। और आखिर में ई वेस्ट, हमारे पुराने फोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये बढ़ता हुआ पहाड़ है। ओके, साउंड्स लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। तो लेट्स अनपैक दिस। लेट्स डू इट। Topic 15, plastic pollution, solid, hazardous and e-waste. And our broad micro theme for today is understanding the life cycle and impact of modern waste. So let's start with the first part. 15.1, plastic pollution. Be invisible threat.
इनविजिबल थ्रेट, आई लाइक दैट। सो इन सिंपल टर्म्स प्लास्टिक पोल्यूशन है क्या? देखो, सिंपल भाषा में प्लास्टिक पोल्यूशन का मतलब है प्लास्टिक की चीजों और पार्टिकल्स का पृथ्वी के एनवायरनमेंट में जमा हो जाना, ओके। जो इंसानों पर, जानवरों पर और उनके हैबिटेट्स पर बहुत बुरा असर डालता है। मतलब हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। राइट। मुझे वो रियल लाइफ स्टोरी आती है दिमाग में, एक प्लास्टिक की बॉटल की। हाँ, अ वेरी पावरफुल एग्जाम्पल। सोचो, आपने पानी पिया और बॉटल फेंक दी। हम्म। वो लैंडफिल में जाती है, फिर शायद एक नदी में और फिर इवेंचुअली समुद्र में। राइट। वहाँ सूरज की गर्मी और पानी की एक्शन की वजह से वो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। माइक्रोप्लास्टिक्स। एग्जैक्टली, माइक्रोप्लास्टिक्स। और फिर एक मछली उसे खाना समझकर खा लेती है। एंड वही मछली शायद आपकी प्लेट में आ सकती है। दैट्स द साइकिल। इट्स क्वाइट स्कैरी। इट इज। चलो इस पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ओके। दुनिया भर में हर साल लगभग 270 मिलियन टन प्लास्टिक बनता है। 270 million tons. That's a huge number. इट इज। और उसमें से रफली 8 to 12 मिलियन टन हर साल समुद्र में चला जाता है। Oh my god. ये इतना ज्यादा है कि समुद्र में 10 किलोमीटर नीचे अ डीप सी ट्रेंच, वहां रहने वाले जीवों के पेट में भी प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। Unbelievable. सोचो कितना pervasive है। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड सिंपल है, प्लास्टिक सस्ता है, हल्का है, वर्सेटाइल है, इसीलिए इट्स लिटरली एवरीवेयर। True. हर चीज प्लास्टिक में आती है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, ये हजारों साल तक डिग्रेड नहीं होता। इट जस्ट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। राइट। तो चलो इसके कोर लॉजिक में जाते हैं। I've heard कि प्लास्टिक के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हाँ, टोटल 7 टाइप्स। चलो इन 7 टाइप्स को डिकोड करते हैं। हर प्लास्टिक बॉटल के नीचे एक ट्रायंगल में नंबर होता है, देखा कभी? हाँ हाँ, देखा है। I always wondered what that meant. हाँ, वही इसका कोड है। सो कोड 1 PETE, ये आपकी पानी की बोतलें हैं। क्लियर, सिंगल यूज के लिए ठीक है। Okay, Pete. Got it. कोड 2 HDPE, ये थोड़ा टफर प्लास्टिक है। शैम्पू की बोतल्स, ग्रोसरी बैग्स, ये सेफ माना जाता है। Okay, so 1 and 2 are generally safe. रिलेटिवली यस। फिर आता है कोड 3 PVC, क्लीनिंग प्रोडक्ट कंटेनर्स इससे बनते हैं। इसमें 2 टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। Okay, so code 3 से बचना है। देन देयर इज कोड 4 LDPE, ब्रेड बैग्स, प्लास्टिक फिल्म्स, वो सब। इसमें से भी केमिकल्स लीच हो सकते हैं। कोड 5 PP, पॉलीप्रोपिलीन, योगर्ट कप्स, स्ट्रॉज, ये रिलेटिवली सेफ है। Okay, so PP is okay. हाँ। नाउ कोड 6 PS, पॉलीस्टाइरीन, टेक अवे पैकेजिंग, टॉयज, इसे जब गर्म करते हैं तो ये कार्सिनोजेंस रिलीज कर सकता है। स्टाइरोफोम इसका एक एग्जांपल है। Oh, that's bad. So no hot coffee and styrofoam cups. डेफिनेटली नॉट। और आखिर में कोड 7, ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है। इसमें बाकी सब प्लास्टिक्स आते हैं, बेबी बॉटल्स, सीडीज, इससे तो बिल्कुल बचना चाहिए। Wow. Okay, so now I understand the codes. Let's talk about the really small stuff. Microplastics. राइट। माइक्रोप्लास्टिक्स, माइक्रोबीड्स और नैनोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स, जैसा हमने डिस्कस किया, 5 mm से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं। So small. हाँ, और ये अब ग्राउंड वाटर में भी पाए गए हैं। एक एवरेज इंसान एक साल में लगभग 50,000 माइक्रोप्लास्टिक्स इंजेस्ट कर जाता है। 50,000. That's insane. WHO इस पे क्या कहते हैं? WHO का फाइंडिंग है कि ड्रिंकिंग वाटर में अभी का जो लेवल है वो इमीडिएट हेल्थ रिस्क नहीं है, बट द रिसर्च इज ऑनगोइंग। मतलब वी डोंट नो द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स येट। That's not very reassuring. और सबसे शॉकिंग फाइंड तो ह्यूमन ब्लड वाली थी। Yes, for the first time, scientists found microplastics in human blood. PET प्लास्टिक जो बॉटल वाला है और पॉलीस्टाइरीन दोनों खून में मिले हैं। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये है कि ये पार्टिकल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करके ऑर्गन्स में जाकर जमा हो सकते हैं, एंड वी डोंट नो व्हाट दे डू देयर। That's terrifying. और माइक्रोबीड्स क्या है? माइक्रोबीड्स इनसे भी अलग हैं। ये इंटेंशनली मैन्युफैक्चर किए गए छोटे प्लास्टिक बीड्स हैं जो फेस वॉश और टूथपेस्ट में डाले जाते थे फॉर एक्सफोलिएशन। ओ, वो स्क्रब्स में जो होते थे। एग्जैक्टली। ये सीधे ड्रेन से पानी में जाते हैं और इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। थैंकफुली इन पर अब बैन लग गया है इन मेनी कंट्रीज। थैंक गॉड। और नैनोप्लास्टिक्स? नैनोप्लास्टिक्स 1000 nm से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे कि ये बायोलॉजिकल बैरियर्स क्रॉस कर सकते हैं। ये फूड चेन में एंटर कर सकते हैं, पौधों की जड़ों से लेकर मछली के टिश्यूज तक। This is getting worse and worse. So let's talk about the major plastics in use. PET काफी कॉमन है। हाँ, PET प्लास्टिक, क्लियर, स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, फूड पैकेजिंग में बहुत यूज होता है, 100% रिसाइक्लेबल है, विच इज गुड। But is there a catch? कैच ये है कि याद रखना, इसमें अल्कोहल स्टोर करने से या इसको बार बार यूज करने से केमिकल्स लीच हो सकते हैं। Okay. और पॉलीएथिलीन? प्लास्टिक बैग्स वाला। Yes. PE सबसे कॉमन प्लास्टिक। प्लास्टिक बैग्स, फिल्म्स, ये बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल नहीं है। राइट। एंड पॉलीस्टाइरीन? PS, हार्ड सॉलिड प्लास्टिक। फूड पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, एज वी डिस्कस्ड, ये गर्म होने पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। समझ गई। So what are the overall effects of all this plastic waste? हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है? देखो, हेल्थ इंपैक्ट बहुत सीरियस है। प्लास्टिक बनाने में यूज होने वाले केमिकल्स जैसे BPA, phthalates, ये कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। Okay. और ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव और इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। Hormonal imbalance और- basically. एग्जैक्टली।
और प्लास्टिक जलाने से निकलने वाला धुआं जिसमें PAHs होते हैं वो डायरेक्ट कैंसर कर सकता है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो विजिबल है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग से टॉक्सिक मटेरियल्स, बेंजीन, वाइनल हाइड्रोक्लोराइड्स निकलते हैं। इम्प्रॉपर डिस्पोजल से ड्रेन्स चोक होते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज रुक जाता है। एनिमल्स का तो हम जानते ही हैं। राइट। इसको मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स भी हैं इंडिया में, द 2016 रूल्स। हाँ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसमें मिनिमम थिकनेस 50 माइक्रॉन्स की गई थी प्लास्टिक बैग्स की। क्यों? थिकर क्यों? ताकि वो आसानी से डिस्कार्ड ना हो, उसकी कुछ वैल्यू हो और लोग उसे रीयूज करें या वेस्ट पिकर्स उसे कलेक्ट करें। मेक सेंस। और EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया, यानी प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी। राइट। इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं हाल ही में, 2021-2022 में। यस, कई सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जैसे ईयरबड्स, स्ट्रॉज, प्लास्टिक कटलरी, इनको जुलाई 2022 से बंद कर दिया गया। और कैरी बैग्स की थिकनेस धीरे धीरे 120 माइक्रॉन्स तक बढ़ाई जा रही है। दैट्स अ गुड स्टेप। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? नीति आयोग की रिपोर्ट थोड़ी अलार्मिंग है। इंडिया में पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन 5 सालों में 700 ग्राम से बढ़कर 2500 ग्राम हो गया है। दैट्स मोर देन ट्रिपल। यस, गोवा, दिल्ली, केरला सबसे ज्यादा जनरेट करते हैं और हम सिर्फ 60% प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं, बाकी 40% एनवायरनमेंट में ही रह जाता है। दैट्स अ ह्यूज कलेक्शन गैप। इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है और कुछ इनोवेटिव यूजेस? ऑल्टरनेटिव्स तो हैं, ग्लास है, बगासे, शुगरकेन पल्प, बायोप्लास्टिक्स, नेचुरल टेक्सटाइल्स। और इनोवेशन, वो रोड्स वाले एग्जांपल। हाँ, पॉलीब्लेंड, रिसाइकल्ड प्लास्टिक पाउडर को बिटुमिन के साथ मिलाकर सड़कें बनाई जा रही हैं। ये सड़कें ज्यादा ड्यूरेबल होती हैं और पानी से कम खराब होती हैं। कूल ना? दैट इज वेरी कूल। ग्लोबली क्या हो रहा है इस पे? Globally, there are initiatives like the Global Partnership on Plastic Pollution and Marine Litter (GPML) और एक प्लास्टिक्स पैक्ट है जिसमें इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री है टू ज्वाइन। ग्रेट। सो द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज क्लियर। ये सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, नॉट एट ऑल। ये हेल्थ इशू है, इकोनॉमिक इशू है। हमारे खाने, पानी और हवा में प्लास्टिक है। तो कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है कि प्लास्टिक एक मिरेकल मटेरियल था जो अब एक मॉन्स्टर बन गया है। द की इज रिस्पॉन्सिबल यूज, रिसाइकलिंग एंड फाइंडिंग सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। बिल्कुल। चलो अब आते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग पर। मेरे कुछ सवाल हैं। गो अहेड। तो आप कह रहे हैं कि जो फेस वॉश मैं यूज करती हूँ उसके माइक्रोबीज समुद्र के जानवरों को मार रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर उसमें अभी भी माइक्रोबीड्स हैं, वो माइक्रोबीड्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर नहीं हो पाते, दे आर टू स्मॉल, और सीधे रिवर्स और ओशंस में पहुंच जाते हैं, जहां छोटे जीव उन्हें खा लेते हैं और फिर वो फूड चेन में आ जाते हैं। ओके। ये EPR कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझाइए। मतलब अगर एक कंपनी चिप्स बेचती है तो पैकेट वापस लेने की जिम्मेदारी भी उनकी है? एग्जैक्टली। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। चाहे वो उसे कलेक्ट करे या किसी एजेंसी को पे करे तो कलेक्ट एंड रिसाइकल इट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर्स। इंटरेस्टिंग। और ये प्लास्टिक से सड़क बनाना, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या इससे कोई और पोल्यूशन होता है? ये एक बहुत प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। इससे प्लास्टिक वेस्ट यूज हो जाता है और सड़कें पानी से बेहतर बचती हैं। अभी तक इसके सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं देखे गए हैं। रिसर्च इज ऑनगोइंग, बट इट्स कंसिडर्ड अ वेरी पॉजिटिव वे टू रीयूज नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। ओके। एक टर्म में सुनती रहती हूँ, ग्रीन वॉशिंग। ये क्या होता है? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? ग्रीन वॉशिंग तब होता है जब कोई कंपनी झूठा दावा करती है कि उनके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं, जबकि वो होते नहीं। जैसे एक बॉटल को अर्थ फ्रेंडली बोलना, जबकि वो नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बनी हो। इट्स अ मार्केटिंग गिमिक टू मिसलीड कंज्यूमर्स। राइट। और अगर मैं 7 टाइप के प्लास्टिक्स को याद रखना चाहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिनसे बचना चाहिए? ओके, अ सिंपल रूल ऑफ थंब याद रखना: कोड 3 PVC, कोड 6 PS और कोड 7 अदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिकल लीचिंग एंड हेल्थ रिस्क्स। सो 3, 6 and 7 आर द वंस टू अवॉइड, स्पेशली फॉर फूड। 3, 6, 7, गॉट इट। ओके, प्रैक्टिस टाइम। अब पॉज करके 7 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स और उनके कॉमन यूजेस को बोलने की प्रैक्टिस करो: PET, HDP, PVC, LDP, PP, PS एंड अदर। ग्रेट। सो अ मिनी रीकैप फॉर दिस सेक्शन। इन शॉर्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन हमारी हेल्थ, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी तीनों के लिए एक सीरियस थ्रेट है, जिसे मैनेज करने के लिए ग्लोबल और लोकल एफर्ट जरूरी हैं। परफेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट। राइट, सो 15.2 सॉलिड वेस्ट्स। द अर्बन माउंटेन। करेक्ट। सो सॉलिड वेस्ट में आते हैं गार्बेज, कंस्ट्रक्शन डेब्रीज, इंडस्ट्रियल स्लज, बेसिकली हर वो सॉलिड चीज जो हम फेंक देते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो मुझे हमेशा दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल याद दिलाता है। द परफेक्ट एग्जाम्पल। वो एक कचरे का पहाड़ है जो एक टाइम पे कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो गया था। ये है हमारे सॉलिड वेस्ट का रियल वर्ल्ड विजिबल रिजल्ट। इट्स अ शॉकिंग साइट। सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है। हमारे शहर हर दिन टन्स में कचरा पैदा करते हैं। ये कचरा जाता कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका बैकग्राउंड? बैकग्राउंड भी क्लियर है। जैसे जैसे पॉपुलेशन और कंजम्पशन बढ़ रही है, वैसे वैसे सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना ये हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। सो कोर लॉजिक, इसके सोर्सेज क्या है? कहाँ से आता है इतना कचरा? ब्रॉडली 4 सोर्सेज हैं। पहला, इंडस्ट्रियल, थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश, स्टील मिल से ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। वेट, ये तो वेस्ट है, बट आई हैव हर्ड दे कैन बी यूज्ड। एग्जैक्टली। इन्हें कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, जैसे सीमेंट और ब्रिक्स बनाने में।
शुगर इंडस्ट्री से प्रेस मड निकलती है। ओके, दूसरा सोर्स। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हमारे घरों और दुकानों से फूड वेस्ट, प्लास्टिक्स, पेपर, ग्लास, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट। तीसरा, कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, जब पुरानी बिल्डिंग्स गिरती हैं, स्टील, कंक्रीट, वुड। और चौथा? बायोमेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल से सिरिंजेस, बैंडेजेस, ग्लव्स। ये बहुत डेंजरस होता है और इसको अलग से ट्रीट करना पड़ता है। गॉट इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ट्रीट और डिस्पोज कैसे करते हैं? कई तरीके हैं, अच्छे और बुरे। सबसे बुरा है ओपन डंप्स। यहाँ कचरा खुले में पड़ा रहता है जिससे बीमारियां फैलती हैं, पानी पोल्यूट होता है। ये तो हर शहर के बाहर दिख जाता है। हाँ, फिर आते हैं लैंडफिल्स, गड्ढे खोदकर कचरा डालना और मिट्टी से कवर करना। इसकी प्रॉब्लम है लीचिंग। कचरे से निकला जहरीला लिक्विड या लीचेट रिसकर ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। इसका इंप्रूव्ड वर्जन है सैनिटरी लैंडफिल्स। इसमें गड्ढे के नीचे प्लास्टिक या क्ले की लाइनिंग होती है टू प्रिवेंट लीचिंग, बट ये बहुत महंगा है, तो ये आमतौर पर यूज नहीं होता होगा। कम यूज होता है। फिर है इंसिनरेशन, कचरे को हाई टेम्परेचर पर जलाना। इसकी प्रॉब्लम है टॉक्सिक ऐश और एयर पोल्यूशन। ओके, सो बर्निंग इज नॉट अ क्लीन सोल्यूशन। नॉट ऑलवेज। इसकी क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ऑक्सीजन के बिना या प्लाज्मा आर्क से वेस्ट को एनर्जी या फ्यूल में कन्वर्ट करना। बट ये टेक्नोलॉजीज अभी भी बहुत कॉस्टली हैं। राइट। और ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए? उसके लिए बेस्ट तरीका है कंपोस्टिंग एंड वर्मी कल्चर। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे सब्जियों के छिलके, इससे खाद बनाना, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए सबसे सस्टेनेबल सोल्यूशन है। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो आपने पहले मेंशन किया? हाँ, WT प्लांट, कचरे से बिजली बनाना। इसका चैलेंज ये है कि इंडियन कचरे में मॉइस्चर ज्यादा और कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, जिससे इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। I see. So the real world impact is pretty clear. Dengue, malaria, polluted water. एग्जैक्टली। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट से हमारे शहरों में बीमारियां फैलती हैं, पानी पोल्यूट होता है और जमीन बर्बाद होती है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? What's the way forward? The solution is not just disposal, but a shift towards the 3 Rs: reduce, reuse, recycle. कचरे को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक रिसोर्स की तरह देखना होगा। That's a good perspective. चलिए अब इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। Sure. तो फ्लाई ऐश और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ये एक्चुअली यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट नहीं। हाँ, ये टेक्निकली इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, बट इनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे सीमेंट और ब्रिक्स बनाने में यूज किया जा सकता है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। एक इंडस्ट्री का वेस्ट दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बन जाता है। वाओ। लैंडफिल और सैनिटरी लैंडफिल में मेन डिफरेंस क्या है? बस एक प्लास्टिक लाइनिंग का? हाँ, पर वो लाइनिंग बहुत क्रिटिकल है। वो लीचेट, कचरे से निकला जहरीला लिक्विड, को ग्राउंड वाटर में मिलने से रोकती है, जो ऑर्डिनरी लैंडफिल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा सैनिटरी लैंडफिल में गैस कलेक्शन सिस्टम भी होता है टू कैप्चर मीथेन। मीथेन, which is a greenhouse gas. प्रिसाइसली। ओके, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स इतने पॉपुलर क्यों नहीं है इंडिया में? आइडिया तो अच्छा लगता है। मेन रीजन है हमारे कचरे का कॉम्पोजिशन। उसमें हाई मॉइस्चर और इनर्ट कंटेंट जैसे मिट्टी, पत्थर बहुत होता है, जिससे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी जलने की शक्ति कम हो जाती है। प्लस हम सोर्स पर सेग्रीगेशन नहीं करते। गीला कचरा सूखे कचरे के साथ मिल जाता है, मेकिंग इट इवन हार्डर टू बर्न एफिशिएंटली। मेक सेंस। कंपोस्टिंग तो घर पर भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग करना सॉलिड वेस्ट को सोर्स पर ही रिड्यूस करने का एक बेहतरीन तरीका है। इट्स सिंपल, इफेक्टिव एंड गिव्स यू ग्रेट फर्टिलाइजर फॉर योर प्लांट्स। ग्रेट आइडिया। एक और टर्म सुनने में आई है, बायोमाइनिंग। ये क्या चीज है? बायोमाइनिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके कचरे के पुराने ढेर यानी लेगेसी डंप साइट्स से मेटल्स और दूसरे वैल्यूएबल मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट्स लाइक यूजिंग नेचर टू क्लीन अप आवर मेस एंड फाइंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। ओके, प्रैक्टिस टाइम। पॉज करके अलग-अलग वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स के नाम रिपीट करो। लैंडफिल, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, पायरोलिसिस। गुड वन। एंड द मिनी रिकैप? इन शॉर्ट, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए सोर्स सेग्रीगेशन और साइंटिफिक डिस्पोजल मेथड जरूरी हैं। सिर्फ कचरे को एक जगह से दूसरी जगह डंप करना सोल्यूशन नहीं है। एब्सोल्युटली। तो इसको मैनेज करने के लिए रूल्स क्या है? Which brings us to 15.3, measures to manage solid waste. द रूल बुक, हाउ इंडिया इज फाइटिंग वेस्ट। Let's hear it. सबसे इंपॉर्टेंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसमें सबसे पहले है जनरेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम सबकी जिम्मेदारी। यस, हम सब की जिम्मेदारी है कि कचरे को 3 स्ट्रीम्स में अलग करें: वेट, बायोडिग्रेडेबल, ड्राई, प्लास्टिक, पेपर, और डोमेस्टिक हैजर्डस, डायपर्स, मस्कीटो रिपेलेंट्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स। गीला, सूखा और हैजर्डस। ओके। फिर है सोर्स सेग्रीगेशन। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज के लिए ये मैंडेटरी है। उन्हें अपने प्रीमाइसेस में ही कचरा अलग करना होगा। गुड। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्ट बैक स्कीम। ब्रांड ओनर्स को अपनी पैकेजिंग वापस कलेक्ट करनी होगी। ये EPR का ही एक पार्ट है। और अगर लोग फॉलो ना करें तो यूजर फीस और फाइन्स है। कचरा ना सेग्रीगेट करने पर स्पॉट फाइन लगेगा। और इसमें वेस्ट टू एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भी कुछ है? हाँ, रूल्स कहते हैं कि RDF प्लांट के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज को अपना 5% फ्यूल RDF से यूज करना होगा। ओके, क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर वेस्ट। एग्जैक्टली। फिर आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016। इसका एम है हॉस्पिटल वेस्ट को सेफली मैनेज करना। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? इसमें क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स और ग्लव्स को फेज आउट करना है। वेस्ट बैग्स के लिए बारकोड सिस्टम बनाना है ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। स्मार्ट। और वेस्ट को 10 से घटाकर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि सेग्रीगेशन आसान हो। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिक्सिंग।
जब 15% हजार्डस बायोमेडिकल वेस्ट 85% नॉन हजार्डस जनरल वेस्ट के साथ मिल जाता है तो पूरा 100% हजार्डस बन जाता है। सेग्रीगेशन इज की। ट्रू। और कोई मेजर्स? हाँ, एक है वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स WMC। ये स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को वेस्ट कम करने में हेल्प करने के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं। और वो लैंडफिल साफ करने का मिशन? यस, लक्ष्य जीरो डंप साइट। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर 2026 तक लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स को साफ करने का यानी बायोमाइनिंग करके उन्हें रिक्लेम करने का मिशन है। दैट्स एम्बिशियस। अब आते हैं इसके सबसे डेंजरस पार्ट पर, 15.4 हैजर्डस वेस्ट। द फॉरएवर केमिकल्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? हैजर्डस वेस्ट वो है जिसमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट को सब्सटैंशियल यानी बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं POPs, राइट? पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। यस, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट में सालों तक रहते हैं। दे परसिस्ट, दे डोंट ब्रेक डाउन इजीली। ओके। वो फूड वेब में जमा होते हैं यानी बायो एक्यूमुलेट और हवा पानी के जरिए लंबी दूरी तय करते हैं। इसके एग्जांपल्स? DDT इज द क्लासिक एग्जांपल। एंडोसल्फान, PCBs, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनल्स भी हैं। DDT का स्टेटस इंडिया में अभी भी कॉम्प्लेक्स है। एग्रीकल्चर के लिए बैंड है पर मच्छर मारने के लिए फॉर वेक्टर कंट्रोल अभी भी यूज होता है। ओह रियली? और क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स DDT, एंडोसल्फान एटसेट्रा इसी कैटेगरी में आते हैं। DDT की वजह से चिड़ियों के अंडों के छिलके पतले हो गए थे जिससे उनकी पॉपुलेशन क्रैश कर गई थी। इसके रेजिड्यूज आर्कटिक एनिमल्स जैसे पोलर बेयर्स में भी मिलते हैं। वाओ। और कुछ नए POPs भी हैं? हाँ, इमर्जिंग POPs जैसे परफ्लोरोएल्कल एसिड्स PFAS, ये वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट कोटिंग्स में यूज होते हैं। जैसे नॉन स्टिक पैन्स या वाटरप्रूफ जैकेट्स में। एग्जैक्टली ये ग्लेशियर्स में जमा हो जाते हैं और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में। दैट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। लेट्स टॉक अबाउट एंडोसल्फान। केरला वाला केस काफी फेमस है। हाँ, एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड है। केरला के कासारगो डिस्ट्रिक्ट में कैशू प्लांटेशंस पर इसका एरियल स्प्रे हुआ था फॉर मेनी ईयर्स। और इसके रिजल्ट्स? डेवास्टेटिंग। वहां बच्चों में फिजिकल डिफॉर्मिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कैंसर के केसेस बहुत बढ़ गए। इसकी टॉक्सिसिटी सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसके प्रोडक्शन और यूज को बैन कर दिया। ये एक पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन और एंडोक्राइन डिसरप्टर है। अ ट्रैजिक स्टोरी। इसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में रूल्स हैं? हाँ, रेगुलेशन ऑफ पॉप्स रूल्स 2018। इसके तहत इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिस्टेड 7 पॉप्स जैसे क्लोरडेकोन, हेक्साब्रोमो बाइफेनिल के मैन्युफैक्चर, ट्रेड और यूज को प्रोहिबिट कर दिया है। गुड। एक और टर्म है PFAS। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। यस, पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके केमिकल बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये एनवायरनमेंट में नेचुरली ब्रेकडाउन नहीं होते। ये कहाँ यूज होते हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर, टेफ्लॉन, वाटर रिपेलेंट कपड़ों में, फूड पैकेजिंग में, फायर फाइटिंग फोम में, दे आर एवरीवेयर। और इसकी शॉकिंग फैक्ट, पेपर स्ट्रॉज वाली। हाँ, एक स्टडी में पाया गया कि पानी से बचाने के लिए कुछ पेपर स्ट्रॉज में प्लास्टिक स्ट्रॉ से ज्यादा PFAs होते हैं। सो एन अटेम्प्ट टू बी इको फ्रेंडली कैन समटाइम्स बैकफायर। अनबिलीवेबल। लेट्स डू अ क्रॉस क्वेश्चनिंग ऑन दिस। लेट्स। बायो एक्यूमुलेशन का आसान मतलब क्या है? एक बार फिर से समझाइए। ओके, सोचो एक छोटी मछली थोड़ा सा DDT वाला पानी पीती है। वो DDT उसके फैटी टिश्यूज में स्टोर हो जाता है, निकलता नहीं। फिर एक बड़ी मछली ऐसी 10 छोटी मछलियों को खाती है तो उन 10 मछलियों का DDT उस एक बड़ी मछली में जमा हो जाता है। फिर एक सील उस बड़ी मछली को खाती है। दिस बिल्डअप ऑफ अ टॉक्सिन इन एन ऑर्गेनिज्म इज बायो एक्यूमुलेशन। फूड चेन में ऊपर जाते जाते कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, उसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। गॉट इट। मतलब केरला के एंडोसल्फान ट्रेजेडी ने पूरे देश में पॉलिसी चेंज कर दी। हाँ, कासरकोड इंसिडेंट ने एंडोसल्फान की डिवास्टेटिंग हेल्थ इफेक्ट्स जैसे डेवलपमेंटल डैमेज, ऑटिज्म को नेशनल स्पॉटलाइट में लाया। इसने सिविल सोसाइटी और कोर्ट्स को एक्शन लेने पर मजबूर किया, जिसके बाद नेशनल लेवल पर बैन लगा। वेट, पेपर स्ट्रॉज प्लास्टिक स्ट्रॉज से भी बुरे हो सकते हैं? सीरियसली? इन टर्म्स ऑफ PFAS एक्सपोजर, यस, पोटेंशियली। उन्हें पानी से गलने से बचाने के लिए फॉरएवर केमिकल्स से कोट किया जाता है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इट्स अ क्लासिक केस ऑफ अ सीमिंगली इको फ्रेंडली सॉल्यूशन हैविंग इट्स ओन हिडन प्रॉब्लम्स। वी नीड बेटर, ट्रूली सेफ ऑल्टरनेटिव्स। राइट। ये POPs इतने दूर आर्कटिक तक कैसे पहुंच जाते हैं? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड लॉन्ग रेंज एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट और द ग्रास हॉपर इफेक्ट। ये केमिकल्स गर्म देशों में इवेपोरेट होकर हवा में ऊपर उठते हैं, एयर करंट्स के जरिए हजारों किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और ठंडे इलाकों में जाकर कंडेंस होकर सेटल हो जाते हैं। दिस साइकिल रिपीट्स। फैसिनेटिंग। एंड व्हाट अबाउट PCBs? ये कहाँ यूज होता है? PCBs या पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनॉल्स पहले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफॉर्मर्स और कैपेसिटर्स में यूज होते थे क्योंकि वो बहुत स्टेबल होते हैं और आग नहीं पकड़ते। बट दे आर हाईली टॉक्सिक एंड आर नाउ बैंड इन मोस्ट कंट्रीज अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। ओके, टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्यू। Practicing persistent organic pollutants, bioaccumulation, endocrine disruptor. And the mini recap. In short, hazardous wastes like POPs are silent, long-lasting threats that require strict international and national regulation to protect human health and ecosystems. ग्रेट। अब इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस भी होंगे। सो पार्ट 3, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड हेवी मेटल्स। Right. 15.5, regulating hazardous wastes.
Let's call it global rules for a global problem. Let's start with the Stockholm Convention. Stockholm Convention on POPs. ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसका एम है पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को एलिमिनेट या रिस्ट्रिक्ट करना। DDT, PCBs इसमें लिस्टेड हैं। ओके, फिर है बाज़ल कन्वेंशन। बाज़ल कन्वेंशन ऑन हैजर्डस वेस्ट। इसका मेन पर्पस था डेवलप्ड देशों से लेस डेवलप्ड देशों में हैजर्डस वेस्ट के मूवमेंट को रिड्यूस करना। इसमें कोई कमी थी? हाँ, इसकी कमी ये थी कि ये टॉक्सिक कॉलोनियलिज्म को सिर्फ रेगुलेट करता था, बैन नहीं करता था। मतलब रूल्स के साथ एक्सपोर्ट अलाउड था। आई सी। तो इसके लिए अमेंडमेंट आया? यस, द बाज़ल बैन अमेंडमेंट। ये 2019 में इंटरनेशनल लॉ बना। ये डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्रीज को हैजर्डस वेस्ट के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाता है, इवन फॉर रिसाइकलिंग। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेप। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंटरेस्टिंगली, इंडिया ने अभी तक इस अमेंडमेंट को रेटिफाई नहीं किया है। ओके, व्हाट्स द रॉटरडैम कन्वेंशन? रॉटरडैम कन्वेंशन हैजर्डस केमिकल्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करता है। इसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट PIC का प्रिंसिपल है। मतलब एक देश को कोई केमिकल एक्सपोर्ट करने से पहले इंपोर्टिंग देश को उसके रिस्क के बारे में बताना होगा और उनकी सहमति लेनी होगी। दैट्स फेयर। इन कन्वेंशंस की जॉइंट मीटिंग्स भी होती हैं। हाँ, इन तीनों को BRS कन्वेंशंस कहते हैं, बाज़ल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम। इनकी जॉइंट मीटिंग्स में रिसेंटली डिकोफॉल और PFOA, जो टेफ्लॉन में यूज होता है, को POPs की लिस्ट में डाला गया और प्लास्टिक वेस्ट को बाज़ल कन्वेंशन के अंडर एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क में लाया गया है। व्हाट अबाउट शिप्स? उनका भी तो वेस्ट होता है। यस, उसके लिए है हांगकांग कन्वेंशन। ये शिप्स के सेफ और एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग के लिए है। ओके, नाउ 15.6 रेगुलेटरी मेजर्स बाय इंडिया। इंडियाज एक्शन प्लान। इंडिया ने इस पर काफी काम किया है। पहला है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019। हांगकांग कन्वेंशन से रिलेटेड। हाँ, ये उस कन्वेंशन को इंडियन लॉ में लाता है। इससे शिप रिसाइकलिंग को एनवायरमेंटली साउंड और वर्कर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। इससे अलंग जैसे शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में बिजनेस बढ़ेगा, बट इन अ सेफर वे। गुड। और हैजर्डस वेस्ट के लिए रूल्स। हैजर्डस वेस्ट रूल्स 2016। इसने वेस्ट मैनेजमेंट की एक हायरार्की, एक प्रायोरिटी सेट की है। व्हिच इज प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी और सबसे लास्ट ऑप्शन है सेफ डिस्पोजल। इसने सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट के इंपोर्ट पर भी बैन लगाया। ओके, सिगरेट बट्स के बारे में कुछ है? दैट्स अ ह्यूज वेस्ट स्ट्रीम। दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। सिगरेट बट्स सेलुलोज एसीटेट से बनते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अभी तक इनके डिस्पोजल के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। NGT ने CPBC को इस पर गाइडलाइंस बनाने को कहा है। दैट्स अ मेजर गैप। स्टील सेक्टर के लिए भी कुछ है? हाँ, स्टील और स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी। ये स्टील सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए है। एक आइडिया देने के लिए, 1 टन स्क्रैप यूज करने से 1.1 टन आयरन ओर, 630 kg कोकिंग कोल और 55 kg लाइमस्टोन बचता है। ह्यूज सेविंग्स। अब आते हैं हेवी मेटल्स पर। 15.7 हेवी मेटल्स, द पॉइजन इन आवर गैजेट्स। डेफिनेशन। हेवी मेटल्स वो डेंस मेटालिक एलिमेंट्स हैं जो कम कॉन्सेंट्रेशन में भी टॉक्सिक होते हैं और ये भी POPs की तरह बायोवैक्यूमुलेट और बायोमैग्नीफाई होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। लेड, PB। लेड के सोर्सेज हैं बैटरीज, पेंट्स, प्लास्टिक टॉयज। ई-वेस्ट में ये सोल्डर और ग्लास पैनल्स में मिलता है। हेल्थ इफेक्ट्स। इट्स अ कार्सिनोजन, बच्चों में इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है। अल्जाइमर से भी इसका लिंक पाया गया है। इससे होने वाली डिजीज को लेड पॉइजनिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मर्क्यूरी, HG। मर्क्यूरी के सोर्सेज हैं कोल बर्निंग, सीमेंट प्रोडक्शन। ई-वेस्ट में ये LCD स्क्रीन्स और CFL बल्ब्स में होता है। इसके हेल्थ इफेक्ट्स। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लंग्स और किडनीज को परमानेंट डैमेज करता है। फीटस के लिए ये हाईली डेंजरस है। इससे होने वाली डिजीज है मिनामाटा डिजीज। राइट। कैडमियम, CD। ई-वेस्ट में ये सोलर पैनल्स और रिचार्जेबल बैटरीज में मिलता है। और हेल्थ इफेक्ट्स। इट इज ऑल्सो अ कार्सिनोजन। ये हड्डियों को कमजोर करता है, सॉफ्टन्स द बोन्स। इससे होने वाली डिजीज है इटाई डिजीज। ओके। क्रोमियम, CR। क्रोमियम के सोर्सेज हैं लेदर टैनिंग, प्लास्टिक्स। ई-वेस्ट में इसको कोरोजन प्रोटेक्टर की तरह यूज करते हैं। हेल्थ इफेक्ट्स हैं लिवर, किडनी और DNA डैमेज। और एक और है बेरिलियम। हाँ, बेरिलियम। ये ई-वेस्ट में PCB मदरबोर्ड्स में कनेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज होता है। ये लंग कैंसर कर सकता है। दिस इज अ लॉट टू टेक इन। लेट्स गो टू क्रॉस क्वेश्चनिंग। श्योर। मिनामाटा और इटाई, ये डिजीजेस इन्हीं मेटल्स के नाम पर है? नहीं, ये जापान की जगहों के नाम पर हैं जहां इनकी पॉइजनिंग के बड़े आउटब्रेक्स हुए थे। मिनामाटा बे में एक फैक्ट्री ने मर्क्यूरी कंटैमिनेटेड वेस्ट वाटर रिलीज किया था, जिससे वहां की मछलियां टॉक्सिक हो गई थी। और तोयामा प्रीफेक्चर में माइनिंग ऑपरेशन से कैडमियम पॉइजनिंग हुई, जिससे इटाई डिजीज फैली। इटाई का मतलब है आई हर्ट्स बिकॉज ऑफ द सिवियर बोन पेन। दैट्स चिलिंग। तो मेरे पुराने फोन की बैटरी में लेड और कैडमियम दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल। पुरानी निकल कैडमियम यानी कि निकेल कैडमियम रिचार्जेबल बैटरीज में कैडमियम होता था। लिथियम आयन बैटरीज में भी कोबाल्ट, निकल जैसे हेवी मेटल्स होते हैं, इसलिए उन्हें रेगुलर कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। ओके। बाज़ल बैन अमेंडमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टॉक्सिक कॉलोनियलिज्म की प्रैक्टिस को रोकता है। पहले अमीर देश अपना खतरनाक कचरा जैसे ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल स्लज रिसाइकलिंग के नाम पर गरीब देशों में डंप कर देते थे।
जहां उसे हैंडल करने की सेफ टेक्नोलॉजी या रेगुलेशंस नहीं होते। ये अमेंडमेंट इस लूप होल को बंद करता है। सिगरेट बट्स के बारे में जानकर हैरानी हुई। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन के लिए रिसर्च चल रही है। कुछ कंपनीज इन्हें रिसाइकिल करके ब्रिक्स, बोर्ड्स या दूसरे मटेरियल्स बनाने की कोशिश कर रही हैं। बट द बिगेस्ट चैलेंज इज कलेक्शन एंड स्केल। सबसे बड़ा सोल्यूशन तो कंजम्पशन कम करना ही है। ट्रू। इंडिया ने बाज़ल बैन अमेंडमेंट को रैटिफाई क्यों नहीं किया है? कोई स्पेसिफिक रीजन? इसकी कई कॉम्प्लेक्स रीजंस हो सकते हैं। एक तरफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। इंडिया में शिप ब्रेकिंग जैसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें रिसाइकलिंग के लिए स्क्रैप की जरूरत होती है। हो सकता है कि पॉलिसी मेकर्स को लगता हो कि एक कंप्लीट बैन ट्रेड को आगे जाकर असर कर सकता है। इट्स अ डिबेटेड टॉपिक। ओके, टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्यू। पॉज करके इन 3 हेवी मेटल्स और उनसे जुड़ी डिजीजेस के नाम बोलो। लीड पॉइजनिंग, मर्क्यूरी, मिनेमाटा, कैडमियम, इटाई। गुड वन। एंड द मिनी रिकैप। In short, international conventions provide a framework to manage hazardous waste, while heavy metals in our daily products pose a significant health risk if not disposed of properly. परफेक्ट। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे तेजी से बढ़ते प्रॉब्लम पर। पार्ट 4, ई वेस्ट। 15.8 Electronic waste, e-waste, the fastest growing trash stream. डेफिनेशन। E-waste मतलब discarded and end of life electrical and electronic equipment EEE. यानी आपका पुराना फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, everything with a plug or a battery. इसकी रियल लाइफ स्टोरी तो हम सबके घर में है। हाँ, बिल्कुल। सोचो आपने नया फोन लिया, पुराने फोन का क्या किया? अगर वो ड्रॉअर में पड़ा है तो उसके अंदर का गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वेस्ट हो रहा है। अर्बन माइनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है। और अगर कचरे में फेंक दिया तो इसके अंदर का लीड, मर्क्यूरी, कैडमियम जमीन और पानी को पल्यूट कर रहा है। राइट। सो लेट्स डिस्कस द सोर्सेज एंड हेल्थ इफेक्ट्स इन मोर डिटेल। ओके, टोनर्स जो प्रिंटर कार्ट्रिजेस में होते हैं, दे आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेंट्स। ओके। केबल्स और हाउसिंग्स में पीवीसी होता है। जलाने पर, जैसा हमने डिस्कस किया, कार्सिनोजेनिक डाइऑक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। राइट। सर्किट बोर्ड्स में ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स BFRs होते हैं ताकि आग ना लगे। राइट। ये भी कार्सिनोजेनिक है। और बैटरीज? बैटरीज में लिथियम होता है, बट साथ में कोबाल्ट, निकल जैसे टॉक्सिक मेटल्स भी होते हैं। सो हाउ मच ई वेस्ट आर वी जनरेटिंग? ग्लोबली 2019 में 53.6 मिलियन मेट्रिक टन्स ई वेस्ट जनरेट हुआ और सिर्फ 18% से कम ऑफिशियली रिसाइकिल हुआ। दैट्स अ शॉकिंगली लो रिसाइकलिंग रेट। इंडिया का क्या सीन है? इंडिया में ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट से भी तेजी से बढ़ रहा है। 2019-20 में हमने 1.01 मिलियन टन्स जनरेट किया। टॉप स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी। और हमारा फॉर्मल रिसाइकलिंग रेट सिर्फ 22.7% है। सिर्फ 22.7%? तो बाकी का कहाँ जाता है? बाकी का 95% से ज्यादा ई वेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर हैंडल करता है। कबाड़ी वालास, जहां अनसाइंटिफिक एंड हार्मफुल मेथड्स यूज होते हैं, जैसे गोल्ड निकालने के लिए सर्किट बोर्ड्स को एसिड बाथ्स में डालना या तारों को खुले में जलाना टू गेट द कॉपर। Which is extremely dangerous for the workers and the environment. एक्सट्रीमली। एक और आने वाली प्रॉब्लम है अनसाउंड सोलर वेस्ट मैनेजमेंट। Solar panels. हाँ, सोलर पैनल्स में टॉक्सिक केमिकल्स जैसे सिल्वर, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम होते हैं। इनकी लाइफ 20-30 साल होती है। 2030 तक इंडिया 34,600 टन सोलर वेस्ट जनरेट कर सकता है, पर इसके लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक रूल्स ई वेस्ट में नहीं है। That's a huge oversight. तो इसको मैनेज करने के लिए रूल्स क्या हैं? 15.9 E-Waste Management Rules 2016 and 2022. The title for this is? E-Waste Rules, Making Producers Responsible. Let's start with the 2016 rules. E-Waste Management Rules 2016 भी EPR यानी Extended Producer Responsibility पर बेस्ड थे। इसने 21 प्रोडक्ट्स को कवर किया, इंक्लूडिंग CFLs। Okay. इसने प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस PROs का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये ऐसी कंपनीज हैं जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से ई-वेस्ट कलेक्ट और चैनलाइज करती हैं फॉर्मल रिसाइकलर्स तक। और इन रूल्स ने कलेक्शन टारगेट सेट किए। But शायद ये उतने इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए 2022 के रूल्स आए। Yes, the E-Waste Management Rules 2022 are a game changer. पहला, it widens the coverage. अब 21 से बढ़ाकर 106 इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कवर होते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट, टॉयज, ACs, रेफ्रिजरेटर्स, सब कुछ। That's a huge jump. दूसरा, it restricts hazardous substances. मैन्युफैक्चरिंग में लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम के यूज पर लिमिट लगाई गई है। और EPR का क्या? EPR को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है विद EPR सर्टिफिकेट्स। ये कार्बन क्रेडिट्स जैसा सिस्टम है। अगर एक कंपनी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाती तो वो दूसरी कंपनी से सर्टिफिकेट खरीद सकती है जिसने टारगेट से ज्यादा रिसाइकिल किया है। दिस क्रिएट्स अ मार्केट फॉर रिसाइकलिंग। Interesting. और targets? न्यू स्ट्रिक्टर टारगेट्स 2023 तक 60% ई-वेस्ट कलेक्ट और रिसाइकिल करना, जो 2025 तक 80% हो जाएगा। दीज आर वेरी एम्बिशियस टारगेट्स। और अगर टारगेट मिस हुआ तो? तो पेनल्टीज है। टारगेट मिस करने पर एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन लगेगा, बेसिकली अ हेफ्टी फाइन। This sounds much more robust. चलिए इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। शुड तो मेरा पुराना सोलर पैनल भी ई-वेस्ट है? टेक्निकली येस इट इज, बट अभी तक इंडिया के ई-वेस्ट रूल सोलर पैनल्स को स्पेसिफिकली कवर नहीं करते। उन्हें अदर वेस्ट की तरह मैनेज किया जाता है। ये एक बड़ा पॉलिसी गैप है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है, गिवन आवर मैसिव पुश फॉर सोलर एनर्जी। राइट। ये इनफॉर्मल सेक्टर इतना डोमिनेंट क्यों है ई-वेस्ट रिसाइकलिंग में? क्योंकि आसान एक्सेस देता है।
लोग अपना पुराना सामान कबाड़ी वालास को बेच देते हैं, उन्हें घर पर ही पैसे मिल जाते हैं। फॉर्मल रिसाइकलर्स तक पहुंचना आम आदमी के लिए मुश्किल होता है, उनके कलेक्शन सेंटर्स कम है। सो कन्वीनियंस इज द मेन रीजन फॉर द डोमिनेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। मेक सेंस। ईपीआर सर्टिफिकेट्स का आइडिया थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। क्या इससे कंपनीज अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती बस पैसे देकर? ये एक वैलिड कंसर्न है। इसका एम एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म से ओवरऑल रिसाइकलिंग को बढ़ाना है, बट इसकी इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट और स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। अगर सर्टिफिकेट्स बस पेपर पर ट्रेड होते रहें और एक्चुअल रिसाइकलिंग ना बढ़े तो सिस्टम फेल हो जाएगा। स्ट्रिक्ट ऑडिट्स आर नेसेसरी। ओके। अगर मैं अपना पुराना फोन रिसाइकिल करना चाहती हूँ तो आसान तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है उस फोन की कंपनी के ऑफिशियल कलेक्शन प्रोग्राम्स को ढूंढना। मोस्ट मेजर ब्रांड्स लाइक एप्पल, सैमसंग एटसेट्रा हैव देयर ओन टेक बैक प्रोग्राम्स अंडर द ईपीआर पॉलिसी। उनके स्टोर्स पर ड्रॉप ऑफ बिन्स होते हैं या वो पिकअप सर्विस ऑफर करते हैं। चेक द वेबसाइट्स। ग्रेट टिप। 2022 के रूल्स में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? दो चीजें। एक, कवर्ड आइटम्स का स्कोप 21 से 106 करना। इससे लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दायरे में आ गया है। दूसरा, स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड रिसाइकलिंग टारगेट्स 60%, 70%, 80% विद फाइनेंशियल पेनल्टीज। ये पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को इफेक्टिवली लागू करता है। ये कंपनीज को सीरियस एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। ओके। प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस करो। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन PRO। And a mini recap to end this section. In short, e-waste is a rapidly growing challenge containing both valuable resources and toxic materials, and India's new rules aim to formalize its recycling through stricter extended producer responsibility. वाओ! तो आज हमने वेस्ट की पूरी कहानी समझी, सतह से लेकर लिटरली हमारे खून तक। लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ एवरीथिंग। हाँ, हमने शुरू किया था अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल एंड इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्ट से। राइट। पहले प्लास्टिक पोल्यूशन। हमने 7 तरह के प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स का हेल्थ पर असर और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बारे में जाना। याद रखना, प्लास्टिक सिर्फ कचरा नहीं, हमारे खून तक पहुंच गया है। देन सॉलिड वेस्ट। हमने देखा कि कैसे हमारे शहरों के कचरे के पहाड़ यानी लैंडफिल्स बन रहे हैं, और कंपोस्टिंग और वेस्ट टू एनर्जी जैसे साइंटिफिक सॉल्यूशंस क्या हैं। द की इज सॉर्स सेग्रीगेशन। उसके बाद हैजर्डस वेस्ट। हमने फॉरएवर केमिकल्स या पॉप्स जैसे DDT और एंडोसल्फान के बारे में जाना, और स्टॉकहोम, बाजिल जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस इनको कैसे रेगुलेट करते हैं। और आखिर में ई वेस्ट। ये सबसे तेजी से बढ़ता वेस्ट स्ट्रीम है। हमने इसके हेल्थ हैजर्ड्स, रिसाइकलिंग चैलेंजेस और इंडिया के नए ई वेस्ट रूल्स 2022 विद स्ट्रिक्ट EPR टारगेट्स को समझा। परफेक्ट समरी। तो अब लिसनर्स के लिए 6 छोटे कंटेंट प्रोब्स। लेट्स हियर देम। 1. अपने घर में 3 ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स आइडेंटिफाई करो जिन्हें ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस किया जा सकता है। 2. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार कचरे को किन 3 स्ट्रीम्स में सेग्रीगेट करना चाहिए। 3. टॉक्सिक कोलोनियलिज्म क्या है और बाजिल बैन अमेंडमेंट इससे कैसे रोकता है। 4. मिनामाटा डिजीज किस हेवी मेटल की पॉइजनिंग से होती है। 5. EPR का फुल फॉर्म क्या है और इसका ई वेस्ट मैनेजमेंट में क्या रोल है। और 6. आपके पुराने फोन में कौन से वैल्यूएबल मेटल्स हैं जो रिसाइकिल हो सकते हैं। ग्रेट क्वेश्चंस। और आज के लिए आपका चैलेंज, एक दिन के लिए वेस्ट ऑडिट करो। एक नोटबुक में नोट करो कि आपने कितना प्लास्टिक, वेट, ड्राई और ई वेस्ट अगर कोई है जनरेट किया। यू विल बी सरप्राइज्ड। अपने रिजल्ट्स नीचे कमेंट्स में शेयर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन की बैटरी, आप